Okay, so good morning everyone. Lenny आई. Good morning. अभी ठीक है. Okay, so today not feeling that much well, but still somehow I am here. So survival, surviving तो करना ही है. भगवान मेरे को अपने पास इतनी जल्दी नहीं बुलाने वाला. परेशान कर दूंगी मैं उनको. हाँ, भगवान को परेशान करने से पहले मुझे एक आदमी को परेशान करके जाना है. वो भी मेरा एजेंडा है. बच वो तो मैं इतने सालों से कर ही रही हूँ. अच्छा अपने बच्चे उनको परेशान करूंगी मैं तो कैसा लगता है. नहीं मतलब सबसे बड़ी बात है कि सोच ये है कि मैं उनको परेशान करूंगी. तुम लोगों को कितनी खुली छूट दे रखी है मैंने. ऐसे ही फ्रीडम मिलेगी उन बच्चों को भी. तुम लोगों को फ्रीडम नहीं दे रखी मैंने. नहीं दे रखी. उसका मुंह ऐसा है. कौन सी फ्रीडम. कितनी ज्यादा फ्रीडम है देखो. 8:31 हो गया. फिर भी तुमको क्लास में एंट्री दूंगी मैं. कितनी फ्रीडम है कि नहीं है. बोलो ना. है कि नहीं है. तुम लोग अपनी कॉपीज में होमवर्क करके नहीं लाते हो. सारे बच्चे. कुछ कहती हूँ मैं. नहीं. तो इतना ज्यादा फ्रीडम देती हूँ मैं तुम लोगों को. और क्या चाहिए जीवन में एज अ स्टूडेंट. हाँ. थोड़ा सा और ज्यादा. नहीं नहीं ज्यादा करूंगी ना तो तुम लोग फिर मेरे. हाँ. एक तो ना मतलब मुझे ऐसा लगता है. हाय. तुमको ही कर रही हूँ मैं. हाय. एक तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो है ना जरा सा ही हल्का सा बस आपने ढील दी. बच्चे बाहर. ढील देनी नहीं चाहिए. वैसे तो माँ बाप को ही नहीं देनी चाहिए. प्राइमा फेसी जिम्मेदारी उनकी बनती है. बट अगर वो दे रहे हैं या तुम ले रहे हो उनसे तो हमारी जिम्मेदारी नेक्स्ट बनती है ना. अच्छा किस किस को ना मैं ऐसा सच में खड़ूस लगती हूँ. सच्ची. रेज योर हैंड. स्पीक द ट्रुथ. रेज योर हैंड. किसको मैं खड़ूस लगती हूँ. एक ही जन को खड़ूस लगती हूँ. तो ये तो फिर एनिमल ही हो गया. मैं इसको सैंपल में कंसिडर नहीं कर रही फिर तो. ठीक है. नहीं बट मैं बहुत लोगों को खड़ूस लगती हूँ. बात यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें किसी को जमती नहीं ना आजकल. इट इज द जमाना ऑफ शुगर कोटेड लेयर्स. कि आप बहुत मीठे हो. ऐसा डिप कर करके ऐसा गन्ने के जूस में ऐसा आप दिखाते प्रेजेंट करते हो. आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. इफ आई लव समवन आई विल से आई लव यू. इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद समवन आई विल से आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. इसीलिए मैं किसी के पीठ के पीछे छुरा नहीं भोंकती. आई एम नॉट दैट. कि हाँ आई एम नॉट दैट. मैं तारीफ भले ही कर दूंगी मुंह पे शायद ब्लंट हो जाऊं. पीठ पीछे तारीफ जरूर कर दूंगी. बट कभी छुरा नहीं भोंकती. और यही मेरे बारे में इंडस्ट्री में है. दैट आई हैव नेवर डिश्ड एनीवन इन द इंडस्ट्री. एंड इवन आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. नॉट एवरीवन टू डिच मी एज वेल. चलो फिर चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 के अंदर 2 पार्ट्स हैं. ई कॉमर्स and emerging technologies. Okay, so today we are going to commence with the fresh part, that is emerging technologies. Okay, in the last class I asked you to revise how many technologies we have in our syllabus without using your books. Tell me कितनी टेक्नोलॉजीज हमें करनी है. आपने तो पन्ना रिवाइज किया है ना वो वाला. बताओ. ऑप्शंस आर 9, 10 एंड 11.
लॉक कर दूं? पक्का? एनीवन जो 9 कह रहा है? एनीवन? तो देखा क्यों? सीरियल नंबर डाल लो यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात है ऐसी, मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 4 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज आई मेंशन, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। मान के चलो कि ये दो अलग चैप्टर है। अगर आपने ये करा मतलब आपने अपने 5 नंबर इंश्योर कर लिए। आपने ये करा, आपने अपने 5 नंबर इंश्योर कर लिए। एज सिंपल इज दैट। आप कोई सा भी एग्जामिनेशन पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर के अंदर एक टेक्नोलॉजी गिवन होगी और एक ई कॉमर्स का क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कि दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट पार्ट एंड दिस इज इजी पार्ट। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आसान चीजें करूं तो गो विद पार्ट ए, फिनिश इट ऑफ एंड देन टेक द रिस्क। पार्ट बी के अंदर रिस्क ले सकते हो। 10 में से 10 करके जाने की जरूरत नहीं है, रिस्कनेस अपना डिक्रीज कर सकते हो। ओके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ये पार्ट बहुत ही आसान लगे, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, तो वो लोग पहले इसको कर लेना। बट मोस्टली आई हैव सीन उनको पार्ट भी डिफिकल्ट लगता है। ठीक है। बट एक बात है पार्ट बी की, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके नोट से बाहर हो। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इवन एमसीक्यू भी नहीं आएगा जो आपके इस नोट से मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उससे बाहर आ जाए एग्जाम में। मैं कह सकती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो मॉडिफाई करके आ जाता है, यहाँ से मॉडिफाई करके भी नहीं आएगा। यहाँ से आएगा एज इट इज, रखा रखाया। जैसे बचपन में मान लो तुमने पूछा व्हाट इज दिस, तो बस ऐसे ही पूछेंगे व्हाट इज BYOD, खत्म। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है तुम्हें। तुमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, याद किया हुआ है, तो तुम लिख के आ जाओगे। बट द सेम रिमेन्स द लिमिटेशन। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ गया व्हाट इज BYOD और जो लिखा है तुमने वो नहीं लिखा, कुछ और लिख दिया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ आई कि तुमने कुछ और लिखा। अपनी लैंग्वेज को मिनिमाइज करना है यहाँ पर इस एरिया के अंदर। द पार्ट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि थोड़ा टेक जाएगा यहाँ पर। और अगर आपने ज्यादा अपनी लैंग्वेज यूज करी तो आप टेक भूल जाओगे, फिर आप मैनेजमेंट में घुस जाओगे या नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में घुस जाओगे और फिर आपके मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। ओके, यस, ऑल द स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाओ। Today we are going to commence with the cloud computing. Okay, our target is कि आज हम cloud computing को finish कर देंगे। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो एक बार आ जाती है रिपीट नहीं होती। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि आती ही नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो एक बार आ गई फिर रिपीट होती हैं। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि अमेंडमेंट के दौरान नई ऐड हुई हैं और उनका कोई अता पता नहीं है, आज तक पूछी नहीं गई हैं। ठीक है। सो जब जब मैं पढ़ाती रहूंगी मैं आपको बताती रहूंगी। सो सिंस वी आर कमेंसिंग विद द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैं बता देना चाहती हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग इन 10 के 10 में से, क्लाउड कंप्यूटिंग इन 10 के 10 में से ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो कि रिपीटिटिव इन नेचर है, यानी कि इससे क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। यानी कि यस, आयुष आगे आके बैठ जाओ, इनके साथ बैठ जाओ।
बात समझ आई? यानी कि अगर तुम्हारे को एक अटेम्प्ट पहले या दो अटेम्प्ट पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन दिखा, तो ऐसा मत करना कि अरे ये तो पिछली बार आ चुका है, छोड़ देते हैं टॉपिक। इसमें से ऐसा नहीं होएगा, ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ रिपीटेटिव टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है हर अटेम्प्ट के अंदर, अगर कुछ नहीं तो एक एमसीक्यू तो आ ही जाएगा। इसीलिए आज आप अपना इंश्योर करेंगे कि आप पूरे आंख नाक कान खोल कर इस टॉपिक को पढ़ें। टॉपिक इतना प्यारे से पढ़ाऊंगी, इतना मतलब बटर के तरीके से पढ़ाऊंगी कि वी विल लव दिस टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड यू विल हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि यार काश है हमारे एग्जाम में आए और हम छक्के छुड़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है। शुरू करें क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये देख रहे हैं आप, giant servers. So first of all, what is a server? What is a server? Whom do I call a server? कि ये server है। If this is a system, right? तो मैं इसको system कब बोलूंगी, मैं इसको server कब बोलूंगी? The answer is in the name itself. सर्वर यानी जो सर्व करता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन निकाले तो क्या बनता है? सर्वर यानी जो सर्व करता है, यानी कि a system which is serving another system is known as a server in very layman language. So if any system is helping out any other system, then that way I can call that system as a server. Okay, so look at these. So there are the compilations of many servers, and these are not the small server कि आपके हाथ में आ जाए या एक यहाँ डेस्क पे आ जाए। These are very big giant servers. Now what they do is they store the data. हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, द कॉन्सेप्ट नेम वाज बिग डेटा, इफ यू रिकॉल इट। बिग डेटा, बिग डेटा जाके सेव कहाँ होगा? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना डेटा एट लास्ट। दिस इज वेयर द डेटा गोज। नाउ मैम, आपने हमें दिखा दिया, इज इट द रियलिटी और द इल्यूजन? क्या ये रियलिटी में ऐसा होता है या ये सिर्फ बहकी बहकी बातें हैं? ये रियलिटी में ऐसा होता है। देर आर सर्वर्स, एंड इन्हीं सर्वर्स के अंदर सारा का सारा सामान आपका रखा हुआ होता है। Is that clear? So ये servers, example, if the servers are there in the America, now every data जो इन servers में जाना चाहिए will go to America, but how? Via internet. How? Via internet. सो अगर मुझे कोई चीज, आप मुझे बताओ, आप लोग फेसबुक चलाते हो, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, बहुत ज्यादा चलाते हो नहीं? सो लेट सपोज मैंने इंस्टाग्राम पे, एक सेकेंड, सपोज करो कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डाली या मैंने कोई पोस्ट डाली। ये रहा इंस्टाग्राम, मैंने इसके ऊपर स्टोरी डाली। अब आप मुझे बताओ कि ये स्टोरी आपने जैसे इंस्टाग्राम पे देखी, तो आपने क्यों देखी और कैसे देखी? ऐसा क्या जादू चल रहा है ये बैकएंड पर कि आप ये स्टोरी देख पा रहे हो? जैसी मैंने स्टोरी डाली वो कहाँ गई? इंस्टाग्राम के सर्वर पे। फेसबुक पर स्टोरी डाली कहाँ गई? फेसबुक के सर्वर पे। जैसे फेसबुक के सर्वर पे मैंने अपलोड करी, तो स्टोरी का फंक्शनैलिटी क्या है कि जितने सारे फ्रेंड्स है वो उसको दिखा सकता है। तो क्या करेगा? बाकी सब के जितने भी सारे मोबाइल फोन्स होंगे जिसमें इंस्टाग्राम होगा, जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, उन सबको वो स्टोरी दिखा देगा। बट ये फैचिंग कैसे हुई? ये फैचिंग कैसे हुई? फ्रॉम दी सर्वर्स, एंड नॉट अ वेरी स्मॉल सर्वर बट अ जायंट, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो ये आपको ना आज अभी आप स्टोरी डाल देते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप कमेंट डाल देते हो और आप कमेंट डाल के डिलीट कर देते हो,
ठीक है, तो ये सारी फंक्शनैलिटीज जैसे जैसे आप अपने मोबाइल फोन में करते हो, सेम सेम कहाँ चली जाती है, क्लाउड पे, है ना। ऐसा आप सोचते हो, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपने कोई चीज डिलीट करी है तो डिलीट नाम का कोई फंक्शनैलिटी क्लाउड के अंदर नहीं है। देयर इज नो फंक्शनैलिटी कॉल्ड एज डिलीट इन द क्लाउड। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फोटो खींची अपने मोबाइल फोन से, उसको सेव करी क्लाउड में। क्लाउड में सेव करने का मतलब, अगर एंड्रॉयड है तो आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे होंगे, iOS है तो आई क्लाउड यूज कर रहे होंगे। वंस यू सेव इट इन द क्लाउड डजंट हैव अ डिलीट बटन। ओके, एंड दैट इज वाई जब आप कोई स्टोरी आपने मान लो डाली 2020 में, तो 2021 में ना वो आपको स्टोरी दिखाता है कि आपने 1 साल पहले से स्टोरी डाली थी या कुछ ऐसा है। आप मान के चलिए कि जो भी आप अपने मोबाइल फोन के साथ कर रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू उसको लाइव डाल रहे हैं, चाहे आप बाद में डिलीट कर दें। आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और आपने बाद में डिलीट कर दी, आपके फंक्शनैलिटी इंस्टाग्राम के सॉफ्टवेयर से, उस ऐप से डिलीट हुई है वो चीज, क्लाउड से डिलीट नहीं हुई है। सो गर्ल्स, आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, डू नॉट कम अंडर एनी काइंड ऑफ ट्रैप फॉर दी फोटोज। वंस यू अपलोड दी फोटोज एनीवेयर, आप कितना ही डिलीट कर लो, कोई भी डिलीशन अलाउड नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो मेक श्योर यू गो विद द सेफ्टी क्राइटेरिया। हाँ गर्ल्स मैंने तो गर्ल्स को कहा था। वंश कह रहा है कि मैं बोलते हैं मैं सबका वो हूँ, सबका भाई हूँ, मैं सबको सपोर्ट करने वाला हूँ। हाँ, लाइक दैट। बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। ठीक है, तो क्लाउड के बारे में समझ आया। सो क्लाउड इज नॉट दैट क्लाउड जहां से बारिश होती है। क्लाउड इज इक्वल टू जायंट सर्वर्स। सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड समझ में आया? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? ठीक है, अब आपने ये समझना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखो, कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि क्लाउड का इस्तेमाल करना। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि क्लाउड का इस्तेमाल करना, उसकी सर्विसेज को लेना। मैंने आपसे कहा था सारा डेटा अगर इसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो अगर मुझे कोई चीज फेच करनी है तो क्या मैं क्लाउड की सर्विस यूज नहीं कर रही हूँ? कर रही हूँ। आप जाते हैं गूगल मैप यूज करते हैं? अब गूगल मैप आपके पिताजी का है? नहीं ना, नहीं है बिल्कुल। सो जो गूगल मैप आप इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं पॉइंट ए से आपको पॉइंट ए से जाना है पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, गूगल मैप पे आप लोकेशन डाल देते कि मुझे यहाँ पर जाना है। तो आप जो ये सर्विस यूज कर रहे हैं, ये क्लाउड की सर्विस है। दिस इज अ सर्विस ऑफ द क्लाउड, कि वो आपको लोकेशन के ऊपर, उसके पास सारा डेटा है, इस पे ए कहाँ पड़ता है, बीच में सी पड़ेगा तो ये कहाँ पड़ता है, सब कुछ है। तो क्लाउड को आप इस्तेमाल कर रहे हो कि वो हमें रास्ता दिखाए। जैसे बचपन में याद करो, आई थिंक सो आप लोगों ने एटलस अगर देखी हो। ठीक है, तो एटलस वाज यूज टू बी अ काइंड ऑफ मैगजीन और अ बुक जहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाता था एक जगह। अभी वो सारी एटलस क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। एटलस अगर ऑनलाइन हो गई है, अब मैं उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकती हूँ। बोलो हाँ कि ना। सो मैं जैसे ही क्लाउड को इस्तेमाल करती हूँ तो ये क्या टॉपिक बनता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि क्लाउड के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना। मैम मुझे एक बात बताओ, मैम मेरे पास जीमेल है, मैम मेरे पास जीमेल है, मेरे पास जीमेल की आईडी है। ठीक है, मैं जीमेल को इस्तेमाल करता हूँ फॉर दी कम्युनिकेशन पर्पस। बट आपको पता है जीमेल के अंदर अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हो, कोई आपको मैसेज भेजेगा या फिर आप किसी को मैसेज भेजोगे। अगर आप किसी को मैसेज भेजोगे तो भी, और अगर आपके पास मैसेज आएगा तो भी, क्या आपको स्टोरेज की जरूरत नहीं है? है ना। तो वो स्टोरेज आपके पिताजी का है, किसका है? आप बोलोगे ड्राइव का है। ड्राइव किसका है? गूगल का है। और क्लाउड किसका है? गूगल का है। बात समझ आई? सो द पॉइंट इज, जो आपको अभी चमत्कार लग रहा है ना, वो चमत्कार नहीं है, वो क्लाउड है। दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज हियर एज अ टेक्नोलॉजी, नॉट एज अ चमत्कार कि कहीं भी चला जाता है करके। तो जीमेल ने मुझे ना एक हेल्प कर दी।
क्या बोला? स्टोरेज दूंगा मैं आपको। तो क्या जीमेल ने, क्या क्लाउड ने आपको एक सर्विस नहीं दी? दी। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। जीमेल ने मुझे ना 15 GB तक का फ्री डेटा भी दे दिया। क्या आपको पता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव लॉग्ड इन इनटू जीमेल अकाउंट recently, like past 2 or 3 days? No one? Just one you. You people do not log into your accounts? लास्ट लॉगिंग कब था? कितना? 3 दिन से भी ऊपर? ध्यान से समझना बेटा, एक बात बोल देती हूँ। जितने भी लर्निंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक खोलने से पहले ना अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं। बात समझ आई? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर बीइंग ऑलवेज कैरिड ऑन द मेल। एंड आपको भी पता होगा कि आपके जितने भी इंस्टा आईडी है या फेसबुक है वो सब भी आपकी इंटरलिंक तो इसी आईडी से है, मैसेज तो इस पे आएगा। सो बेटर यू चेक योर मेल और रोज चेक करने की आदत डाल लो। सून यू विल बी क्वालिफाइड इनफ टू गो द आर्टिकलशिप, टू अप्लाई फॉर द आर्टिकलशिप। आप लोगों के हाथ से ऑफर्स निकल जाएंगे अगर आप लोगों की आदत नहीं हुई तो। आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉग इन ही नहीं करके देखते, पता ही नहीं होता कि अच्छा। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था एक बारी। मैं भी पहले तुम लोग की तरह ही थी, बिल्कुल लेजी। मतलब सबसे पहले व्हाट्सएप खुल गया बस जीवन में, और उसी बाद जैसे ही व्हाट्सएप खुला सारा टेंशन तो व्हाट्सएप ने ग्रैब कर दिया। सुबह उठो 17, 18, कभी 57, कभी 58 इतने मैसेजेस आते उसमें इंसान रिप्लाई कर देता है। फिर इंसान के बस हिम्मत ही नहीं बचती कि वो मेल जाके चेक कर ले। उसके बाद इंस्टाग्राम भी है, फिर फेसबुक भी है, वहां चला जाएगा, मेल की तो हालत ही नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पास में एक और बहुत ही बढ़िया ऑफर आया था, और वो ऑफर जो है ना मेल की मेल में ही रह गया। आई वॉज नॉट एबल टू चेक द मेल, बट येस आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग कि कोई मेल वगैरह सच आएगी या वॉट एवर, इट जस्ट केम। और हमारे हिंदुस्तान में ना एक परंपरा है कि मेल करने के बाद ना फोन आना चाहिए। हाँ, एक मेल कर दी है, देख लो। सो मेल खुद ही एक मैसेंजर की तरह काम करता है, बट स्टिल वी नीड अनदर मैसेंजर। चाहे वो फोन एक कॉन्वर्सेशन हो या एक व्हाट्सएप हो, कि मेल कर दिया चेक कर लो। when the students are of your age group, I always say, now you'll be entering into a phase जहाँ पर ये बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो बेटर यू स्टार्ट एनालाइजिंग द मेल एंड एक्टिविटीज करना चालू करो। मेल के ऊपर बात करना भी चालू करो। आप लोगों को मेल ड्राफ्टिंग भी नहीं आती होगी आई गेस। मैंने एक दो बारी बच्चों से बोला कि ये चीज़ मेल पे मुझे फॉरवर्ड करो। दे डू नॉट नो हाउ टू राइट दी सब्जेक्ट, what are the qualities of a good subject, how to write the mail. Literally they are unaware. If they're attaching any PDF or something, how you to mention it over the mail, students are not aware of. It is not like the application you used to do in the schooling section. तो आप लोग मेल ड्राफ्टिंग सीखें, एक दूसरे से मेल पे बात करें, बेटर होगा। और नेक्स्ट जब आप आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए जाएंगे तो विल बी कनेक्टिंग समवन वाया लिंक्डइन में भी। सो जब तक आप लिंक्डइन से बात करेंगे तो लिंक्डइन के बात करने के वो सीधा आपको बोलेगा मेल कर दो। एंड वंस द पर्सन एनालाइजेस कि आपका मेल करने का भी लेवल नहीं है ना, तो कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो चली जाएगी। द पर्सन जजेस यू। तो आपको मेल ड्राफ्टिंग अच्छे से आना चाहिए। इट शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। कभी आईसीआई से कोई मेल आई है? देखिए ड्राफ्टिंग कैसे होती है। कभी देखे कि वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, द डिक्शनरी, द वोकैब दे यूज, मार्वलस। सो उतना हाई लेवल मत जाओ, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि हम मेल कैसे लिखते हैं, व्हाट शुड बी द आइडियल फॉन्ट साइज, आपके सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या चीजें रहती हैं, किसको आप मेल भेजते हो, कब आप सीसी में रखते हो, कब आप बीसीसी में रखते हो। यू शुड बी ऑल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बीसीसी का फुल फॉर्म, या। So that is what the point is.
आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं पता है तो यू आर नॉट द लर्निंग प्रोफेशनल्स, यू आर जस्ट द स्टूडेंट्स। चलो वापस आ जाओ। तो आपको पता है जीमेल में 15 GB तक का स्पेस खाली मिलता है, मेरे को नहीं, सबको मिलता है। तो जैसे हमारे को एक चीज भगवान जी ने फ्री दी, दैट इज हवा दिया, पर पानी फ्री दिया? पानी फ्री दिया टू एन एक्सटेंट। समंदर से पानी पी लो, पीना है तो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां तक पी लो पानी। बट इफ यू वांट गुड वाटर, इफ यू वांट द वाटर फैसिलिटी, हाँ, if you want the water facility at your home, so what you have to do? You have to pay the bill. यहीं पे रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। सो क्या जनरेट हो जाता है आपका? वाटर बिल जनरेट हो जाता है। सो एक फैसिलिटी मिली किसकी? पानी की। सिमिलरली आपको एक फैसिलिटी मिली बाय द क्लाउड कि आप 15 GB तक का स्पेस यूज कर सकते हैं। और 15 GB के बाद और चाहिए तो, अब मेरे जैसा इंसान जो इतना प्रोफेशनल है, हमें तो 15 GB से पेट नहीं भरता। ऑब्वियस सी बात है, 15 GB मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें? ऑप्शन है मेरे पास, बिल्कुल ऑप्शन है। सो ये सारी फैसिलिटीज है ना, कौन दे रहा है? क्लाउड दे रहा है। एंड दैट इज व्हाट द टॉपिक इज, क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी समझ आया? कोई ऐसी चीज जो अभी दिमाग में खटक रही हो? नहीं? ओके, चलो सो पढ़ लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सबसे पहले क्या क्या चीजें पढ़नी है अपन ने? क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, सर्विस मॉडल्स, पर्टिनेंट इश्यूज। कितनी सारी चीजें पढ़नी है अपन ने। ओके, सबसे पहला, क्लाउड रेफर्स टू द applications, services and the data storage on the internet. There are giant servers and massive data storage devices that are connected via internet. So what is that particular word which is repeating? So the first is internet. So ऊपर मार्जिन में लिखो बेटा इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट। Second is beta storage. Cloud is providing you the storage. Maximum it is providing you the storage. Okay. Now the concept. So there are few points. Now these points are not the points which we have to retain for the examination point of view. They will not ask you what is a cloud. They will not ask you. ठीक है? But just for the sake of reading you have to do it. जहां पे लर्न करने की बात होगी मैं आपको बता दूंगी, आपको लर्न करना है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ यूज ऑफ दोज जायंट सर्वर्स, एप्स जैसे कि एग्जांपल जीमेल, जैसे कि एग्जांपल अभी क्या बताया था मैंने, वो अरे वो रास्ते के लिए यूज करते हैं, Google Maps, etc. Services, data which is there on the cloud by the individuals or the organization. Now mark this as an MCQ. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप इस्तेमाल करते हैं क्लाउड का एज अ पर्सन, बट क्या आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकते? ये एमसीक्यू में क्वेश्चन एक बार आ रखा था आरटीपी के अंदर। अब बताओ क्या छुट्टू कैसा क्वेश्चन है? और इसमें ऑप्शन था ए इंडिविजुअल, बी समथिंग ऑर्गेनाइजेशन, सी बोथ और डी नन ऑफ द अबव। सो क्या इस क्वेश्चन को कराने की कोई जरूरत है? कुछ भी नहीं है। मेजर मुद्दा क्या था ये पूछने का कि लोगों को लगता है कि नहीं, दैट इज अगर हमारे हाथ में मोबाइल तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और हम एज अ पर्सन है बस। बट इट इज नॉट लाइक दैट। मैं चाहूं तो अपनी क्लासेस की ईमेल आईडी बना सकती हूँ, जैसे कंपनी बनती है वैसे आईडी बन जाएगी, क्या ही दिक्कत हो गई, है ना? चलो, इन अदर वर्ड्स इट सिंपली मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। एक और वर्ड मिला,
computing resources as a service through networks, typically the internet. Internet word is repeating. अब बात करते हैं computing resources की. You understood computing. Computing का मतलब यूज करना. Resources यानी cloud के resources. Cloud के resources कौन कौन से होंगे? What are the resources for a person like me? For a person like you, what are the resources? What are the resources for an organization? M to the power 5. So what are the resources for any person who is fetching the cloud computing services? The resources of the cloud. Every activity, every functionality is a resource. Every functionality is a resource. Example, Google Map is a resource. Example, Gmail is a resource. अच्छा, एक और बात, Gmail पर सिक्योरिटी लगी हुई है. आप आईडी पासवर्ड लगा के ही चेक इन कर सकते हैं. कर सकते हैं बिना आईडी पासवर्ड के? नहीं कर सकते. सिक्योरिटी देना इज ऑल्सो अ रिसोर्स, इज अ फंक्शनैलिटी. अच्छा, और बताती हूँ, आप लोग जो अभी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस, तो जो कुंडली का सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं वो क्या है? एक रिसोर्स. बात समझ आई? एक बंदा है, वो ना वेबसाइट डेवलपर है या एक ऐप डेवलपर है, उसको कभी कोई टूल वगैरह चाहिए, तो क्या वो टूल उसको ऑनलाइन नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाएगा. क्या है वो? रिसोर्स. क्या आप पीडीएफ जाकर ऑनलाइन कन्वर्ट नहीं करते? क्या है वो? रिसोर्स. रिसोर्स यानी कि जो फंक्शनैलिटी आपको क्लाउड दे रहा है. पर वर्ड कितना अच्छा है, ऊपर जाओ और लिखो कंप्यूटिंग रिसोर्सेस. इन्हीं सारे पॉइंट से बेटा आपका बन जाएगा सारा का सारा कंटेंट. With the cloud computing, users can access the database resources. वापस अब चेंज कर दिया उसने, जहां पर डेटा सेव हो रहा है क्या बोल दिया? डेटाबेस रिसोर्सेस वाया इंटरनेट. हर स्टेटमेंट में क्या वर्ड कॉमन आया? इंटरनेट. फ्रॉम एनीवेयर विदाउट वरिंग अबाउट द मेंटेनेंस और द मैनेजमेंट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेस. मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास अपना घर है, ठीक है? अच्छा, आपने वो घर लिया, किसके लिए काम आता है वो? स्टोरेज के लिए. चाहे इंसान हो फिर चाहे सामान हो. बोलो हाँ कि ना? आप रहते हो या आपका सामान वहां रहता है, स्टोरेज के रूप में काम आता है कि नहीं आता है? तो जो घर है आपका, तो इस घर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी रहती है कि नहीं रहती है? झाड़ू पोछा करोगे, व्हाइट वॉश कराओगे, बात समझ, उस घर को मेंटेन करोगे. बट क्या आप क्लाउड को मेंटेन करते हो? नहीं करना, मेंटेन भी नहीं करना, जबकि आप उसकी स्टोरेज फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हो. एज अ जीमेल मैंने आपको एग्जांपल दिया. आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर रहे हो, फिर भी तब भी आप क्लाउड की स्टोरेज को यूज कर रहे हो. बट क्या आप क्लाउड की स्टोरेज को मेंटेन करते हो? नहीं करते हो. बात समझ आई? ओके. पर यहां पर स्टार मार्क कर देंगे, मेंटेनेंस के ऊपर स्टार मार्क कर देंगे. ओके, स्टार मार्क कर दिया है, आगे चलते हैं. इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू एक्सेस द शेयर्स नहीं, शेयर्ड रिसोर्सेस. क्या फैसिलिटी देता है ये कि हम क्या एक्सेस कर सकते हैं? शेयर्ड रिसोर्सेस. मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, दैट इज अ शेयर्ड रिसोर्सेस, यानी कि वो दूसरे के साथ शेयर होगा, तभी तो दूसरे को एक्सेस होगा. बात समझ आई? अगर मैं कोई चीज किसी से शेयर ही नहीं करूंगी तो उसको दूसरे को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. तो यहां पर लिखो कैसे रिसोर्सेज? शेयर्ड रिसोर्सेज ही आप एक्सेस कर सकते हो. अगर मान लो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाली, ठीक है, सुनना, मेरे फोन से मैंने फोटोग्राफ्स खींची, मैंने कहा यार एक काम करती हूँ, मेरे मोबाइल फोन में फालतू में स्पेस खा रहा है ये, मैं उसको क्लाउड पे अपलोड कर देती हूँ. मैंने फोटोज को क्लाउड पे अपलोड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या फोटोज आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी? नहीं ना. जब तक आपका डेटा शेयर्ड नेचर का नहीं होगा तब तक वो किसी और को शो नहीं होगा. बट क्या आपके मोबाइल में है? आपके मोबाइल में, बट क्या क्लाउड में है? यस, बट शेयर्ड फॉर्म में नहीं है.
इतनी बात समझ आती है? चलो आगे चलते हैं। एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप और क्या चीज देख सकते हो जो कि क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब, जैसे मान लो अगर आप अभी जाओ तो मंदिर में जाने की परमिशन सबको है, कोई भी जा सकता है। कोई भी इंसान अगर जाना चाहे टेम्पल, एनी एनी पर्सन कैन गो। धर्मशाला जाने की परमिशन सबको है, बोलो हाँ कि ना। बट क्या मेरे घर आने की परमिशन सबको है? नहीं। सिमिलरली क्लाउड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी आपको एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। तो क्या सब लोग एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड को? क्या सब लोग एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं? जो कॉमन है उसको यूज कर सकते हैं, जो प्राइवेट है उसको यूज नहीं कर सकते। ये सबको बात समझ आती है? इस बात को हम कहां पढ़ेंगे, स्टार मार्क अगेन, जब हम टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ेंगे। ऑफरिंग द सर्विस ऑन डिमांड ओवर दी नेटवर्क। सर्विस ऑन डिमांड यानी कि जैसे मैं सुबह सुबह आँख खोली, अच्छा अच्छा इंस्टाग्राम ओपन कर, स्टोरी, ओह मैंने स्टोरी पे क्लिक किया कि मुझे इस बंदे की स्टोरी देखनी है, तुरंत मैं उसको एक्सेस कर पा रही हूँ ऑन माई डिमांड। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी के अभी जो नई मूवी आई है उसके बारे में बताओ, कौन सी नई मूवी इस बार रिलीज हुई है। सो द डेटा इज एक्सेसिबल ऑन माई डिमांड, ऑन माई नीड्स। ऐसा नहीं होता कि वो कहते नहीं कल आके देखना, ओके, टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना, जो ऊपर शब्द लिखे हैं ना चार, बस वो याद करने हैं, ठीक है? डन, चलो। Now this question which we are jumping upon is the exam question. Exam question. Characteristics of cloud. Okay. So now there is a screen जहाँ पर कि हमारे पास Gmail का एक्सेस है, और अब आप देखो इसके अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वी हैव अ सेक्शन जहाँ पर की सारी मेल्स हैं, राइट? दिस इज अ इनबॉक्स, एंड यहाँ पर अगर मैं जाऊं, ड्राइव, ड्राइव इज अ क्लाउड, right? I just want you people to see how much storage is been already used. कितना यूज है? 819 KB, 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 kilobytes. So we have KB, then we have MB, then we have GB, then we have TB. So look at this. This is a KB size. हाँ वो मैं समझ गई, हाँ ये ऐसे काम के लिए तो बनाया है इस लड़की ने। चलो ओके, तो यहाँ पर इसने इसने सिर्फ इतनी स्टोरेज यूज कर रखी है, और देखो इसके अंदर इसके डेटा को देखते हैं, यहाँ पर ये सारा स्टोरेज है इसका, इसने सेव करके रखा हुआ है। ओनर लिखा है यहाँ पर मी, राइट? दैट मीन्स इट इज नॉट अ शेयर्ड डेटाबेस, ओके। अच्छा अब अगर मान लो, हाँ यहाँ ओनर जहां पे ये दो लाइंस एंड रो, दो रोज दिख रही हैं, हाँ तो आगे आके बैठना, ऐसा चश्मा का दिख गया कर, ये देखो ये रहा, क्या लिखा हुआ है? ओन्ड बाय मी, यानी कि इट इज नॉट अ शेयर्ड डेटाबेस, ओके। नाउ स्टोरेज पे देखो, 819 KB ऑफ 15 GB यूज, तो 15 GB आपको वो फ्री दे रहा है। अगर मेरे जैसा इंसान उसको 15 GB से ऊपर चाहिए तो क्या क्या क्लिक करेगा? गेट मोर स्टोरेज। जैसे गेट मोर स्टोरेज क्लिक करेगा, यहाँ पर प्लान्स आ गए, आपको 15 GB चाहिए, ये आपका करंट प्लान है, फ्री में आपको मिल रहा है। उसके अलावा आपको और चाहिए तो ये आपके प्लान्स है, आप ले लीजिए। क्या ये फंक्शनैलिटी क्लाउड की नहीं है? है। क्या फंक्शनैलिटी है ये, मैं आपको बताती हूँ। दो फंक्शनैलिटीज का कॉम्बिनेशन है।
सबसे पहली फंक्शनैलिटी क्या आती है? सबसे पहली फंक्शनैलिटी ये आती है कि आप अपने स्टोरेज को क्या कर सकते हो? खींच सकते हो, कम और ज्यादा कर सकते हो. वी कॉल इट एज द इलास्टिसिटी, राइट? इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है. सेकंड आपको इसी के अंदर मिलता है कि आप जो यूज कर रहे हो ना, आप जो यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो पे पर यूज बेसिस पर. यानी कि जितना आपका यूसेज है आप उस अकॉर्डिंग पे करते हो और अपना काम कंप्लीट करते हो. इसको बोलते हैं पे पर यूज बेसिस. जैसे कि आपने कभी बाहर वॉशरूम्स वगैरह यूज करे हो, तो यू गिव द पर्सन 5 रुपीज और 10 रुपीज और सो, एंड यू गेट द एक्सेस फॉर दैट पर्टिकुलर वॉशरूम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड दैट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है? आपको पे पर यूज मिल रहा है. यानी कि आपको जो काम करना है उसके लिए पे कीजिए और आप इस्तेमाल कीजिए. यहाँ पे आपको स्टोरेज की फैसिलिटी मिल रही है तो स्टोरेज के लिए पे कीजिए और अपना काम कंप्लीट कीजिए. आपको थोड़ा सा और बताती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज समझ में आएंगी. आपके मतलब की चीजें हैं. ऐसे आप लोग अभी तो यहाँ पर बैठे हैं, बट देयर वुड बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाएगी, एंड देन देयर वुड बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जब शायद कोचिंग क्लासेस में आना आपका बंद हो जाएगा एंड यू विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स द पेन ड्राइव क्लासेस, राइट? सो पेन ड्राइव क्लासेस के बारे में बताती हूँ. नाउ पेन ड्राइव क्लासेस या गूगल ड्राइव क्लासेस, नाउ पीडी क्लासेस यानी कि पेन ड्राइव क्लासेस आर नॉट इन ट्रेंड. जीडी क्लासेस आर इन ट्रेंड. बट वट हैपन्स, डिफरेंस भी बताती हूँ और होता क्या है वो भी बताती हूँ क्योंकि आपके काम की चीज है. तो जैसे मान लो ये एक पेन ड्राइव है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक पेन ड्राइव है. इस पेन ड्राइव के अंदर क्या होता है? लेक्चर्स होते हैं. मान लो मैं फैकल्टी हूँ, मेरे इसमें 50 लेक्चर है. दिस इज द पेन ड्राइव. Now this pen drive will go into the system of the student after the purchasing. तो ये पेन ड्राइव जाएगी सिस्टम के अंदर. इस पेन ड्राइव के अंदर जो 50 लेक्चर है वो आप क्या करोगे? यहाँ से कॉपी कर लोगे अपने डेस्कटॉप पे, अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे. आपने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया. ठीक है. नाउ दोज फाइल्स जो आप पढ़ाई के लिए वीडियोस, जो लेक्चर्स आपको मिलते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं. किस फॉर्म में होते हैं? इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं. तो किस में चलते हैं वो? जिस फॉर्म में होते हैं उस वाले सॉफ्टवेयर में चलते हैं. जैसे कि मान लो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई पीडीएफ ओपन करना है तो आपके फोन में ऐसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना जो उस पीडीएफ को ओपन कर ले. एज सेम एज दैट वो वीडियो को ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है ना, वो सॉफ्टवेयर लगेगा. ठीक है. तो वो सॉफ्टवेयर भी इस पेन ड्राइव के अंदर लेके भेजते हैं. तो सबसे पहला काम क्या रहता है? उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना. आई एग्री किया, सिस्टम को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद में आप वीडियो पे जाते हो और क्या कर देते हो? उस सॉफ्टवेयर में जाकर प्ले कर देते हो. ये आपका सिनेरियो रहता है इन द केस ऑफ पेन ड्राइव. नाउ इसको शिफ्ट किया हमने कहा नहीं, हमें तो स्टोरेज कैसी चाहिए? हमें स्टोरेज चाहिए ओवर द इंटरनेट. अब यूज होता है क्लाउड का. तो हम क्या करेंगे कि इस पेन ड्राइव को सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद द क्लाउड, विद द ड्राइव. हाउ? अब मैं क्या करूंगी, लेट्स सपोज कि ये मेरी जीमेल है. ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेरी जीमेल है. तो मेरी जीमेल पे मैं जाऊंगी और यहाँ पे प्लस न्यू करके न्यू फोल्डर दिख रहा है, ये खुला साइड में लेफ्ट हैंड साइड, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड दिखा आपको, गूगल डॉक, शीट, स्लाइड्स, फॉर्म दिखा आपको ये सब. मैं यहाँ पर जाऊंगी और जो 50 लेक्चर मुझे आपको देने हैं ना, मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगी और फाइल अपलोड करूंगी. जो भी मुझे करना है मैं उसके बाद में वो 50 के 50 लेक्चर यहाँ अपलोड कर दूंगी. अब आप मुझे बताओ, जैसे मैं अपलोड करूंगी, अगर मेरे 50 लेक्चर लेट्स सपोज 10 GB का है, तो क्या मेरा 10 GB स्पेस यूज नहीं होगा क्योंकि मैं अपलोड कर रही हूँ? बोलो हाँ कि ना. अब जब आपके पास चीजें आएंगी वो कैसे आएंगी? तो पेन ड्राइव तो आपको सेंड की जाती है बाय कुरियर, बट यहाँ तो हम कह रहे कि नहीं, सारा काम ओवर द इंटरनेट होना चाहिए. सो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी. लेक्चर्स के साथ में आपका जो सॉफ्टवेयर है जिस पर वो लेक्चर्स जो हैं वो चलेंगे, वो सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर दूंगी. और अब आप अपनी जीमेल खोलकर क्या करेंगे? उसको डाउनलोड करेंगे. और डाउनलोड करके कहाँ सेव कर लेंगे? अपने सिस्टम में सेव करेंगे. सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर दूंगी, सब कुछ अपलोड कर दूंगी ना. और आप अपने एंड से क्या करेंगे? डाउनलोड. मैम डाउनलोड कैसे करते हैं? जैसे आप नॉर्मल चीजें बाकी डाउनलोड करते हो ऐसे डाउनलोड करते हैं, क्लिक करो डाउनलोड हो जाता है. सिंपल सी बात है. फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है. आप पहले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल करोगे, फिर जो फाइल्स है आप उनको उस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर रन करते हो. इतनी बात समझ आई? तो बताओ, मैंने पेन ड्राइव
ये पेन ड्राइव बेटा, अगर मैं बात करूँ ना इस पेन ड्राइव की, तो इस पेन ड्राइव का भी खर्चा होता है, ठीक है। अगर मेरी क्लास 10 GB की है तो समझ के चलो कि मेरी 160 रुपए की पेन ड्राइव चली गई कम से कम, अगर मैं बल्क में परचेज करूंगी। और क्लासेस इतनी कम जीबी की तो होती नहीं है, कम से कम नहीं तो कम से कम नहीं तो 60 GB गया। तो 60 GB के हिसाब से पेन ड्राइव का कॉस्ट लगा, यहाँ पे कोई कॉस्ट लगा मेरा? 15 GB तक मुझे फ्री दे रहा है और उसके बाद आपसे कॉस्टिंग मांग रहा है। इसीलिए मेरी गूगल ड्राइव जो है वो खत्म रहती है। किसी के पास कोई हैक है? मेरे पास है, मैं बताऊं? हम 15 GB और क्यों खरीदे, एक ईमेल आईडी और बना लो, है नहीं? सिंपल। सो तुम्हें क्या लगता है हमने पैसे दे रखे हैं? नहीं। इसीलिए इसीलिए इतनी सारी आइडिया होती है किसी एक इंसान की, देखना। ओके। कभी उसने वो अपना ईयर से बना रखा होता है, कभी डेट ऑफ बर्थ से बना रखा होता है, कभी गाड़ी के नंबर से बना रखा होता है, कभी इंस्टीट्यूट जिस दिन खुला है उसके नंबर से बना रखा होता है। किसी ना किसी नंबर से, नाम से बनी रखी होती है ईमेल आईडी, वो जीमेल आईडी वो इसीलिए बन रखी होती है ना। 15-15 GB का स्टोरेज आपको फ्री में मिल रहा है। बात समझ आई? बट ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बच्चे को बोले कि आधी मेल तो इससे कर लो, डाउनलोड कर लो लेक्चर, और आधी इससे कर लो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है तो ऑब्वियसली आपको परचेज करना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोफेशनल नहीं रहना है तो आप ऐसे ऐसे करके जीमेल आईडी परचेज करते रहो, काम चलाते रहो, बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और हैक दे दूं क्या? छोड़ो रहने दो, तुम छोटे बच्चे हो अभी, तुम्हें भी हैक बता के कोई फायदा नहीं है। दे दूं? मैंने कोई फाइल अपलोड करी तो मेरा स्पेस यूज हो गया, अगर मैं कोई फाइल डिलीट कर दूंगी तो? बस ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो। पहले एक लॉट दे दो, फिर थोड़े दिन बाद वो लॉट डिलीट कर देना, फिर सेकंड लॉट दे दो, बोल दो स्टूडेंट को कि भैया आपको आधी क्लासेस बाद में मिलेंगी, है ना? ये यही तो देखो चीजें है ना, कि यही दिमाग है। अब जैसे मैं अपने सारी चीजें आई मेक इट ऑन दीज काइंड ऑफ शीट्स एंड, अब मेरे को हिसाब किताब जो बनाना होता है ना, मैं सारा इस पे बनाती हूँ। अब देखो जो आपने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्लाउड बेस्ड एप्स वगैरह, अब मैंने आपसे कहा था 24/7 अवेलेबल। मैं यहाँ पर कोई भी डेटा बनाती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगी, A to Z सब कुछ मेरा ड्राइव पे सेव है, वो मैं से कहीं भी जाके खोल सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ, सेम चीज मुझे मिल जाएगी। मैं सारा अपना खर्चा पानी सब इसमें लिखती हूँ A to Z, ताकि मेरे को एक्सेसिबिलिटी रहे। एंड फिर उसके बाद में मैं ये भी करती हूँ, इसकी एक्सेसिबिलिटी आपने देखी ना, ओन्ड बाय मी, उसमें जाके मैं एक्सेस चेंज भी कर सकती हूँ। नाउ इफ आई हैव अ मैनेजर, सो जो मेरे मैनेजर है, मेरे मैनेजर के पास भी एक्सेस रहेगा, जो क्लासेस रन करते हैं, जो क्लासेस को संभालते हैं, उनको भी एक्सेस देना पड़ेगा क्लासेस का, कि क्या खर्चा है क्या नहीं है, तो मैं उनके साथ भी शेयर कर सकती हूँ एक्सेस। सो एक्सेस शेयरिंग करने की भी मुझे वो ऑप्शन देता है। सो लिखा जैसे शेयर्ड विद मी, दिखा? शेयर्ड विद मी दिख रहा है? तो ऐसे करके आप ये देखो, ये सारा शेयर्ड विद, सॉरी, सारा का सारा शेयर्ड विद मी हो जाता है। ठीक है, ओके, चलो। सो दो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने जीमेल खुलवाया। द फर्स्ट वन वाज द इलास्टिसिटी, सेकंड इज द पेपर यूज। पेपर यूज समझ में आया? तुमको समझ में आया? व्हाट्स योर नेम? प्रियांशी, यू वेरी क्यूट गर्ल, वेरी क्यूट। चलो, व्हाट्सएप भी खुला पड़ा है क्या किसी का? हाँ, चलो। सो द फर्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, यानी कि आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। सेकंड इज पेपर यूज, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, पैसे पे करो और इस्तेमाल करो। थर्ड इज ऑन डिमांड, 24/7 अवेलेबल, बोलो हाँ कि ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मल्टी टेनेंसी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मल्टी टेनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, उसको ऊपर लिख लो, मल्टी टेनेंसी। सबसे पहले देखेंगे वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ।
The word has been originated from the word tenant. Who is a tenant? वेरी गुड, किराएदार. सो अगर मान लो ये घर है, ठीक है, और ये घर है ए का और इस्तेमाल करना है बी को, तो बी क्या करेगा, इसको किराए पे ले लेगा एंड विल बिकम अ टेनेंट. अच्छा अब सुनना ध्यान से, ये घर जो है कन्वर्ट हो गया बेटा पीजी के अंदर. ठीक है, जो घर है कन्वर्ट हो गया पीजी के अंदर, लक्ष्मी नगर का माहौल है बेटा. ठीक है, तो ये घर किसका, ए का. बी भी रेंट पे लेगा, सी भी रेंट पे लेगा, डी भी रेंट पे लेगा, ई भी रेंट पे लेगा. 4 जन मिलकर रेंट पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो मैं इसको क्या बोलूंगी, मल्टी टेनेंसी, यानी कि मोर देन वन टेनेंट्स आर देयर. क्या इतनी बात समझ आई? अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि वर्ड क्या है, वर्ड समझाया मैंने. मल्टी टेनेंसी यानी कि एक से ज्यादा टेनेंट. अब मैं आपसे पूछती हूं बेटा, इस घर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद द वर्ड क्लाउड. क्लाउड आपका है, आपके पिताजी का है, माताजी का है, आप सब क्या है इसके टेनेंट्स. सभी क्या है टेनेंट्स. सो अगर मैं गूगल ड्राइव की बात करूं तो गूगल ड्राइव में आप सभी क्या है गूगल ड्राइव के टेनेंट्स. वो बहुत सारा स्पेस है, सब अपन यहां भरे हुए हैं. वी आर ऑल टेनेंट्स. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मल्टी टेनेंसी. यहां पर ऐसा नहीं है कि एक क्लाउड सिर्फ एक का है, वी हैव सो मेनी टेनेंट्स अवेलेबल. इज दैट क्लियर? मल्टी टेनेंसी. नेक्स्ट इज रेजिलियंसी. ओ माय गॉड, आपको पता है रेजिलियंसी, ये आप वर्ड 2 जगह पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे. और इस अटेम्प्ट के अंदर मई 23 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन जो आया था वो चैप्टर नंबर 3 के रेसिलियंसी से आया था. तो यहाँ वाले रेसिलियंसी से आ सकता है. ठीक है, तो पहले समझेंगे रेसिलियंसी क्या होता है. यू विल अंडरस्टैंड रेसिलियंसी क्या होता है. नो, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिलियंसी. सुनना, देखो, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था. आगे आगे, मुझको लड़की दिखी तो मैं क्या करूं. यानी कि डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, राइट. यानी कि ऐसा ही होता है डेटा के साथ. डेटा ना फ्लो करता है, ठीक है, बट डेटा को क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. वो डिस्ट्रैक्शन क्यों हो सकती है? डिस्ट्रैक्शन हो सकती है शायद नेटवर्किंग जो है वो टूट जाए, ओके, और शायद नेटवर्किंग नहीं टूटे बट सर्वर डाउन हो जाए. सामान जा रहा है, कैसे भी करके रुक सकता है. आपको पता है वैसे सामान कैसे फ्लो करता है? आइए देखते हैं सामान कैसे फ्लो करता है. जैसे मान लो मुझे ना कोई पीडीएफ है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है. दैट पीडीएफ इज ऑफ लेट सपोज 10 MB. ठीक है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है. तो पता है वो कैसे शेयर होती है? 10 MB को कोई भी सिस्टम, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है. जैसे सेम उसी प्रकार से जब आपको घर खाली करना होता है तो आप बुलाते हैं मूवर्स एंड पैकर्स को. वो क्या करते हैं, सारे के सारे सामान को कार्टन्स में भर के, ये इसमें सारे बर्तन हैं, ये इसमें सारे कपड़े हैं, ये इसमें सारी किताबें, हाँ ये सबसे भारी वाला इसमें किताब होंगे, सी की पक्का है ना. सो दे transfer your home elements by putting all the things into the small packets or the cartons. Same goes with the data as well. Data भी ऐसी travel होता है. क्यों मैम डेटा पैकेट क्यों बना? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप पूरा घर शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से पूरी 10 MB की फाइल एक साथ मूव नहीं कर सकती. बात समझ आई? तो इसके क्या बनते हैं, डेटा के पैकेट्स. क्या बोलते हैं उनको? डेटा पैकेट्स. फिर जब आपको घर मूव करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले कार्टन्स बना लिया, यानी कि डेटा पैकेट्स बन गए. अब आप उन कार्टन्स को ट्रक के अंदर रखते हो या कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट पे रखोगे ताकि वो जो है फ्रॉम दैट प्लेस टू आपका जो नया घर है वहां पे ट्रैवल होके जा सके. सिमिलरली डेटा पैकेट्स भी ट्रैवल करते हैं. पता है किसके थ्रू? पढ़ तो रखा है बेटा आप लोगों ने, डेटा बस के थ्रू. नाम तो सुना है,
हल्का हल्का याद तो आ रहा है। किसके थ्रू? डेटा बस। सो कौन लेके जाता है डेटा के पैकेट्स को? डेटा बस लेके जाती है। और जहां पर जाना होता है वहां जाके क्या करती है? उस वापस, जैसे आप अपना सामान जमाते हैं, वापस ये सामान जमा के आपकी फाइल जो आप तक पहुंचा देती है। दिस हैपेंस इनसाइड द सिस्टम, दिस रियली हैपेंस इनसाइड द सिस्टम। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बट आई कुड रिकॉल अ फेस ऑफ माई लाइफ जब ना हम ना एक फाइल को या एक फोल्डर को ना मूव करते थे ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो एक स्क्रीन आती थी, यहाँ पे एक फोल्डर होता था, वो फोल्डर ना उड़ता हुआ यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ पे पहुंचाया हुआ दिखता था। तो वो जो फोल्डर है वो एक डेटा पैकेट का वो दिखाता था, रिजेम्बलेंस होती थी, क्योंकि डेटा एज इट इज एग्जैक्ट तो कॉपी पेस्ट पूरा नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। बट नाउ डेज दिस इज नॉट देयर, अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। विंडोज 7 के ऊपर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो डेटा हमेशा किस पे जाता है? डेटा पैकेट्स में जाता है। चलो, तो रेसिलियंसी क्या है? अब जैसे मान लो मैं ये मूव कर रही हूँ फोल्डर, इसे कोई दिक्कत आ गई, दिक्कत यानी कि सारा काम यहाँ क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बट हमें स्टॉप नहीं होना। जिस प्रकार से कि इंसान जब गिरता है तो उसे वापस उठने की हिम्मत होनी चाहिए, सिमिलरली हम कहते हैं अपने आईटी के अंदर कि अगर हम कोई चीज ट्रैवल करा रहे हैं तो उसके अंदर रेसिलियंसी होनी चाहिए, यानी कि वापस से अपने आप को रिवाइव करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप किसी को फोन मिलाते हो, कभी कभी नेटवर्क गड़बड़ हो जाते हैं, फोन मिलता नहीं है, ठीक है, बट अब दूसरे पल दोबारा डायल करते मिल जाता है, यानी कि नेटवर्क वापस से क्या हो गया? रिवाइव हो गया। सर्वर 1 सेकंड पहले भी नहीं चल रहा था, आईसीआई का जब भी रिजल्ट आता है नेक्स्ट टाइम वो सर्वर एकदम ही चल जाता है। दैट इज रेसिलियंसी का मतलब है कि वो तुरंत एकदम रिवाइव कैसे होता है, हाउ क्विक इट रिवाइव्स इटसेल्फ, हाउ क्विक वो अपने आप क्या करता है? चेंज करता है या बैक टू द अपनी ओरिजिनल परफॉर्मेंस लेकर आता है। इसको क्या बोलते हैं? रेसिलियंसी। क्या बोलते हैं? रेसिलियंसी। मैं आपको खुशी खुशी बताना चाहती हूँ कि जब भी टॉपिक आया ना रेसिलियंसी का, इट वाज देयर इन दी एमसीक्यू। तो स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स को रेसिलियंसी पता नहीं था, एंड जितने सारे मेरे वहां पे स्टूडेंट्स बैठे थे एग्जाम के अंदर, उन्होंने एक एक बार मुझे, हर एक बंदे ने मैसेज करके बोला कि मैम वो एमसीक्यू करने में हमें 2 सेकंड लगे मात्र, बिकॉज वी वर क्लियर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी की रेसिलियंसी होता क्या है। अगर बच्चे को रेसिलियंसी पता ही नहीं है तो उसके ऊपर एमसीक्यू अगर आया तो वो सॉल्व कैसे करेगा? रेसिलियंसी आपको समझ में आया? आप कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए आप कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में रेसिलियंसी के ऊपर। सो जैसे ही अगर आपने क्लाउड से कोई सर्विस मांगी, आपने कहा मुझे ये सर्विस चाहिए, तो क्लाउड आपसे, हो सकता है क्लाउड आपसे वो चीज, उसको दिक्कत हो आपको देने में, उसको प्रॉब्लम हो जाए कोई देने में, बट ऐसा तो नहीं कि वो मना कर देगा कि मैं नहीं दे रहा हूं। इसका मतलब रेसिलियंसी नेचर है, क्लाउड आपको कभी भी मना नहीं कर रहा। अगर टूट रहा है बीच में कोई भी तार दिख रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो अपने आप को वापस से क्या कर रहा है? रिवाइव कर रहा है। अच्छा, आपको तो ये भी पता है ना कि एक सर्वर तो है नहीं, देयर आर मेनी सर्वर्स। जिस प्रकार से जब घर पे मेहमान आते हैं तो मान लो अगर एक बच्चा घर पे नहीं है तो दूसरा बच्चा खाना सर्व कर देता है ना। और क्या वो दूसरा बच्चा ऐसा दिखाते? नहीं, वैसे तो काम सारा वो करती थी, मैं तो आज ऐसी कर रहा हूं, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता। we keep this thing very quiet, और we keep this thing very personal कि कौन कर रहा है, but we make sure कि मेहमान को सामान टाइम पर मिले, चाहे कैसे करके भी मिले, राइट? सेम गोज विद द क्लाउड। आप मेहमान है उसके, आपको सामान उसको टाइम पे देना आपकी जिम्मेदारी है, देना उसकी जिम्मेदारी है, वो देता है चाहे उसको जो भी दिक्कत आ रही हो, बट दिक्कतों से लड़के अपने आप को रिवाइव करता है, आपको जो सामान चाहिए वो सामान लाकर देता है। सो कैसे देता है? द वर्क इज माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट सर्वर। जैसे दूसरे बच्चे ने सर्विंग कर दी, सिमिलरली दूसरा सर्वर सर्व कर देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, इन द क्लाउड विदाउट द अवेयरनेस ऑफ सच इंटरवेंशन। वो जो दिक्कत आई उस दिक्कत को कस्टमर को नहीं बताते, यूजर को नहीं बताते, मेहमान को नहीं बताते, बिना उसके बताए कस्टमर को, यूजर को जो चीज को चाहिए होती वो हम लाकर देते हैं। जब आप यहां बैठकर अगर आप अपने मोबाइल पे लिखना चाहे आलिया भट्ट की फोटोज चाहिए, ठीक है, तो क्या पता सर्वर में कोई दिक्कत आ रही हो, बट आपको पता चलता है? नहीं पता, आपको पता नहीं चलता, आपको फोटोज मिल जाती हैं। शायद लोडिंग में 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट वो आपको आलिया भट्ट की फोटोज देकर रहेगा, चाहे कहीं से भी अरेंज करके ले। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज। ओके, लास्ट इज वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज। वाइड रेंज यानी कि आप अपने मोबाइल से भी क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं, सभी चीजों से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसकी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, एक ये सेकेंड लास्ट वाला पॉइंट है, ये दोनों को मार्क करो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, इसका जो हेडिंग है ना वो ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि बच्चे ना इसकी हेडिंग को चेंज कर देते हैं, तो आपने इसकी हेडिंग बेटा चेंज नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? आप इसकी हेडिंग को चेंज नहीं करेंगे। आप ऊपर देख रहे हो लिखा है अमेंडेड इन मई 21, और मई 21 में पता है क्या अमेंडमेंट आई थी? जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना ये ऐड हुआ था। ओके और जब से पॉइंट ऐड हुआ है आई कैन सी दैट कि स्टूडेंट्स को ये समझ तो बहुत जल्दी आ गया कि हम किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो क्या लिखता है? एक्सेस फ्रॉम मेनी डिवाइसेस। ये हेडिंग बना के लिख देता है बच्चा, ये नहीं चलेगा, ये वाला कंटेंट लिखना पड़ेगा हेडिंग में। तो इसकी हेडिंग एज इट इज याद करनी है आप लोगों को, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबकी हेडिंग्स आपको याद रखनी है, अंदर का कंटेंट आप आराम से अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। अंदर का जो कंटेंट है एक बारी पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। स्पीड ठीक लग रही है? मैंने बहुत स्लो करी हुई है समझाने के लिए। सीसी यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, विच पॉइंट बताओ मेरे को। ओके, With the cloud computing, there is no need to have dedicated resources on demand. Dedicated resources का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे आपने याद होगा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, तो आपको एक कंप्यूटर चाहिए ना उसको डाउनलोड, उसको आपको इंस्टॉल करने के लिए, पर यहाँ पर चाहिए नहीं, तो नो नीड टू हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेस। मैं तो उसको कहीं भी खोल सकती हूँ ना, गूगल की शीट को कहीं भी खोल सकती हूँ, क्योंकि डेटा कैसा है? क्लाउड पर है। तो नो नीड टू हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेस। ओके, सच्ची बताना आपको आईडी डिफिकल्ट लगती है? सच्ची बताना। मोर देन एवरेज? हाँ लगती है डिफिकल्ट, है ना। Yesterday we were discussing, we were few faculties together, we were there on a dinner, तो we were discussing कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल लो, उसके टाइम पर जो भी सिलेबस रहा होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स रहे होंगे, लेट्स सपोज आपके लेवल पे अभी 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो 8 मान के चल लेते हैं, पहले 7 थे, फिर उसके बाद उससे पहले 6 थे। तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना कि उसके सारे सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट में लीस्ट मार्क्स है। 99% द सब्जेक्ट वुड बी दिस सब्जेक्ट,
मार्जिन से 40 41 40 41 मैक्सिमम 40 41 40 41 मैक्सिमम। और आपको पता है ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अभी तक 90 प्लस नहीं आया, अभी तक नहीं आया, और अब ये सब्जेक्ट चला जाएगा। सोचो, कॉस्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, अकाउंट्स में देखने को मिलेगा, टैक्स में देखने को मिलेगा। टैक्स में है, क्यों नहीं है? वी हैव सो मेनी पीपल 90 प्लस, यू आर नॉट अवेयर ऑफ? Oh, sorry. Many people. Vijendra Agarwal sir, I guess he is the one who got the award for the best paper presenter in the taxation. I guess he got good marks. So tax में भी आ जाते हैं, और उसके बाद ऑडिट के अंदर भी आ रखे हैं, एडवांस अकाउंट में भी आ रखे हैं। मतलब एकमात्र यही सब्जेक्ट है इसमें 90 प्लस नहीं आ रखे, सिर्फ एक यही सब्जेक्ट है। और तुम्हें पता है ये सब्जेक्ट जैसे इंटरमीडिएट से गायब हो रहा है ना, इससे पहले सब्जेक्ट सीए फाइनल था इन द नेम ऑफ इसका, हाँ इसका 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 उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट। जो आप ईआईएस में पढ़ रहे हो ना, हाफ सिलेबस सेम था, हाफ सिलेबस सेम था। सो इसका वाज देयर इन सीए फाइनल्स, तो सीए फाइनल से रिमूव हुआ ये इन द ईयर 2017-18, तब ये रिमूव हो गया। फिर अब ये सीए इंटर से रिमूव हो गया, बट इसका में भी 90s में मार्क्स हैं। जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था उससे एक वाले पहले अटेम्प्ट में एक बच्चे के 94 या 95 आए थे, लक्ष्मी नगर से उसने क्लासेस ली थी, ठीक है। तो इसका में तो फिर भी चलो जाते जाते उसने दे दिया 95। अभी ईआईएस का पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट मैं हमेशा एक ऐलान करती हूँ कि whosoever will get 90 plus, 90 plus means 91 onwards, including 91. So I'm gonna give that particular student 1 lakh rupees cash prize. ये मैं अपने हर बैच में बोलती हूँ। But for that you have to put focus totally on my subject, तभी 90 प्लस आ सकता है। बट मेरा सब्जेक्ट ठहरा सेकेंडरी सब्जेक्ट, कोई क्यों अकाउंट्स और टैक्स छोड़कर ऐसा पढ़ेगा। बट हाँ, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके अभी तक के सारे पैसे जो आपने लगाए हैं सब वसूल हो जाएंगे। एक बार तो एक बच्चे ने सोचा भी कि चलो मैम एक काम करते हैं, आपका सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, 90 प्लस लाने हैं ना, आपका सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, पैसा वसूल कर लेते हैं, फिर अगले टाइम में बाकी सारे पेपर क्लियर कर लेंगे। सोचा उसने ऐसा, पर अगर बच्चे गलत राह पे जाएंगे तो मुझे सही तो सीख देनी पड़ेगी। ये कोई बात थोड़ी होती है कि बच्चा अपना अटेम्प्ट खराब कर दे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ नहीं, मैंने कंडीशंस नहीं बदली, मेरी कंडीशंस सेम थी, बट मैंने उसको समझाया और वो बच्चा क्रैक भी कर गया उस अटेम्प्ट के अंदर। ही गॉट 62 मार्क्स इन ESNSM। सो इवन व्हेन आई फील ना कि बच्चा 90 प्लस ला सकता है, तो आई रियली फील कि ना मेरे सब्जेक्ट में 90 प्लस ला के 1 लाख तो मिल जाएगा, बट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर उसमें वहाँ पे दिक्कत आ सकती है ना, कि भाई आपके बाकी सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड एंड यू आर सीकिंग द आर्टिकलशिप, आपसे अकाउंट्स के मार्क्स पूछ सकते हैं, ऑडिट के मार्क्स पूछ सकते हैं, टैक्स के मार्क्स पूछ सकते हैं, ESSM के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा कि आपकी ESSM में आपने क्या महारती हासिल करी है। No one is really like interested in knowing your ESSM marks. No one, literally no one. Okay, तो उसका कोई फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए फ्यूचर के बेनिफिट को देखते हुए मैं मना कर देती हूँ कि नहीं भाई, टैक्स में अच्छे नंबर लेके आओ, ऑडिट और टैक्स, और उसके बाद अकाउंट्स, मतलब 3 चीजें आपकी ऐसी होनी चाहिए। मतलब अकाउंट्स में फिर भी आप ये बोल सकते हो कि चलो कोई क्वेश्चन गलत हो गया था या कुछ हो गया था, मतलब अकाउंट्स में, बट ऑडिट में आप ऐसे नहीं बोल सकते कोई क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं होती। ऑडिट इज नॉट अबाउट क्लरिकल मिस्टेक्स एट ऑल, कभी भी नहीं होती। देखा, समझ रहे हो क्यों नहीं होती है ना। एंड सेम गोज विथ टैक्स।
आप टैक्स में भी क्लरिकल मिस्टेक्स को ना के बराबर करते हैं कि हाँ आपने टैक्स रेट गलत लगा दिया या लाइक दैट, वो बहुत ना के बराबर, उसके नमक से बहुत ना के बराबर ही करते हैं. So taxation auditing, it has to be very strong. And then third number पे accountancy, it has to be very good. Concepts have to be very clear for the sake of the articleship. और आपके ये तीन ही सब्जेक्ट के मार्क्स देके जाते हैं मेजरली. कॉस्टिंग वाला एरिया आप लोग का नहीं है इतना, बिकॉज CMAs आर मोर प्रेफर्ड ओवर देयर. FME को ऑब्वियसली यू आर नॉट इनटू फाइनेंस फील्ड एज वेल. तो क्या बचता है? लॉ खत्म, वो भी CS. कंपनी लॉ आई थिंक बहुत बेसिक्स चीज़ें पूछेंगे, बट तो इसीलिए ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसमें मार्क्स लाने की कोशिश करो. अगर आपने ऑडिट के अंदर मतलब 85 अराउंड स्कोर किया ना, योर प्रोफाइल विल बी वेरी गुड, वेरी गुड. 85 अराउंड ला सकते हो. वो बच्चा टेंशन में आ गया, क्यों नहीं ला सकते? ला सकते हो. यू शुड नो द गुड प्रेजेंटेशन टिप्स, यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर्स. देर आर ऑलवेज आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर्स. And secondly, you have this paper which is auditing, same in your CA finals. So जो standards आप यहाँ पढ़ते हो, same standards आपके finals में भी हैं. तो यहाँ नहीं तो वहाँ पढ़ने ही पड़ेंगे. तो better you study here, score good marks. And कला जो होती है ना लिखने की, वो आनी चाहिए कि आप तभी स्कोर कर सकते हो. सो ऑडिट को टारगेट बनाए, अच्छा टैक्स को टारगेट बनाए. टैक्स में प्रेजेंटेशन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. प्रेजेंटेशन पे खूब फोकस करें. आप टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है. प्रेजेंटेशन वाइज सॉल्व करें. देयर हैज टू बी प्रॉपर फॉर्मेट फॉर एवरी क्वेश्चन. इफ यू सॉल्विंग हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन, तो आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए. जैसे कैश फ्लो में एक फॉर्मेट है ना हमारे पास, ऐसा फॉर्मेट आप बनाइए अपना. उस फॉर्मेट के थ्रू ही आप क्वेश्चन कीजिए. PGP कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, साफ साफ दिखाइए. जैसे BRS में साफ साफ दिखाते थे ना, बैंक रिकंसिलिएशन में साफ साफ दिख रहा है प्लस क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है. सिमिलरली PGP में साफ साफ दिखाइए क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, साफ साफ दिखाइए. और जो आप प्लस माइनस कर रहे हो उसके नीचे वर्किंग नोट्स दीजिए. वर्किंग नोट्स के मार्क्स कटते हैं अगर आप नहीं बनाते हो तो वर्किंग नोट्स मेक्स अ ह्यूज पार्ट. आराम से आपके स्कोर आ सकते हैं. चलो, सो मेरे सब्जेक्ट की कहानी तो कुछ ऐसी सी है. बाकी लेट्स सी कि आप अगर कुछ जाते जाते इंडस्ट्री को दे के जाएं तो आई वुड बी. हाँ लेके तो जाओगे. तो मैं बोल रही हूँ मतलब 1 लाख रुपए तो लेके जाओगे. साथ ही में तो मैं समझ लो तुम्हारी पब्लिसिटी किस लेवल पे होगी. मतलब इफ यू विल बी एंटरिंग लक्ष्मी नगर एरिया, बिकॉज दैट इज अ हब आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आपके पोस्टर्स हर जगह लगे होंगे, हर जगह पोस्टर्स लगे होंगे. और मतलब ऑब्वियसली बात है, आपने इतना बड़ा काम किया है, आपको ICSA भी अवार्ड मिल सकता है. और अगर मतलब मेरा बस चले तो मैं दिलाई दूंगी. अभी मेरे एक स्टूडेंट है CMA के अंदर, उसने रैंक हासिल करी है, 7th रैंक आई गेस इन CMA फाइनल्स. एंड उसने ना मतलब ही वाज लाइक वेरी पर्टिकुलर व्हेन आई वेंट फॉर द PPOP. यू अंडरस्टैंड PPOP? No, PPOP is pre-placement orientation program. So CMAs have this concept called as PPOP, whereby they make the students undergo a training. बच्चों की एक ट्रेनिंग होती है after they complete their CMAs, but before their placements. How to make your resume, CV, how to dress yourself. बहुत सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं उस ट्रेनिंग के दौरान. सो दैट इज कॉल्ड एज PPOP, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम. सो आई वॉज बीन इन्वाइटेड एज अ स्पीकर फॉर द PPOP एट CMA. तो वहाँ पर वो बच्चा भी आ रहा था, तो उसने मैम मेरे को बोला कि मैम वुड यू बी अप्रिशिएटिंग मी ओवर देयर. तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार बताओ क्लास के अंदर अप्रिशिएट करना है इस बच्चे को, चलो ठीक है. नाउ द मेन पॉइंट वाज कि मैं कितनों को अप्रिशिएट करूं, वो तो मेरा स्टूडेंट है. अब बाकी 4 और रैंक होल्डर्स मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, किस किस को अप्रिशिएट करूंगी. और एक को करूंगी, दूसरों को नहीं करूंगी, दूसरा बुरा मान जाएगा. सो मैंने अप्रिशिएट नहीं किया. बट फ्रॉम द बैक एंड आई मेड श्योर दैट द इंस्टीट्यूट grants him any kind of gift or something, or any recognition. And his marks were re-evaluated
for the purpose of the recognition, and then it was analyzed that he has got all India highest marks in costing, 99 marks, I guess. And now he's having a call from Kolkata to receive that medal. तो छोटी चीज मांगी थी उसने, क्लास में अपलॉड चाहिए, बड़ा सा अवार्ड दिला दिया. सो बैक एंड से आई डू सो मच फॉर द स्टूडेंट्स. सो अगर आप लोग कुछ करोगे, सो बैक एंड से आई एम गोना सपोर्ट यू एंड मेक. एंड आई गेस कि जब आप ऐसी जगह पर जाते हो, आपको अवार्ड मिलता है ना, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग ही अलग होती है कि आपको सबके सामने अवार्ड मिल रहा है. वो तालियां जब आपके लिए बजती हैं, मम्मी पापा की आंखों में जो वो आपके लिए एक साइड में एक लव सा, एक्स्ट्रा लव जो राइज होता है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो मैं और ये वाली बात मैंने उस स्टूडेंट को नहीं बताई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है. एंड ही मैसेज में कि मैम मुझे ऐसे ऐसे कॉल आया है, ये है, मेल आया है, ऐसे ऐसे, नाउ आई एम गोइंग. मैंने कांग्रेचुलेशंस. So this is what a teacher look for. This is what even a student look for. You know, you give your efforts, you want recognition. We also put our efforts and we also want certain recognition. And जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, so it becomes a super duper hit kind of thing. Okay? So आप में से कोई ट्राई करना चाहता है वैसे अवार्ड्स वगैरह लेने का? किसका मन करता है? Raise your hand. आयुष कह रहा है मैं पास हो जाऊं बहुत मुश्किल से, ऐसे भी बहुत बड़ी बात है. ऐसा देखो, जब सोचोगे तो ही कुछ होगा ना. इफ यू आर गोना थिंक, देन इट इज गोइंग टू हैपन. और आपको भी नहीं पता कि आप में से कौन क्या कर जाए. यू नेवर नो. ट्राई जरूर करना. जो लोग दिन रात एक कर देते हैं ना किसी सपने के लिए, तो वो सपना पूरा जरूर होता है, याद रखिएगा. ठीक है, चलिए. सो बात करते हैं एडवांटेजेस की. एडवांटेजेस, रिडक्शन इन स्पेंडिंग. क्या मुझे मेरा पेन ड्राइव खरीदने की जरूरत है? क्या मुझे मेरा सर्वर खरीदने की जरूरत है? नहीं. ग्लोबलाइज इन वर्कफोर्स. मैं इसको आपको रीड करने के लिए होमवर्क में दे रही हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है. डिसएडवांटेज, कांट वर्क विदाउट इंटरनेट. हमें तो पता नहीं था. ये डिसएडवांटेज हमने 2 जगह और पढ़ा है. बताओ कहां कहां? डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, याद है, इंटरनेट इज अ नीडर. और क्लाउड तो ये रहा, इसके अलावा 2 जगह पढ़ा है. क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, ओके, बट उसके अलावा भी है. ई कॉमर्स के अंदर ही मैं बोल रही थी, 2 में और है. और क्या चीज इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए और आपने पढ़ी है? डिजिटल पेमेंट. चलो आ जाओ. कैन नॉट वर्क विदाउट इंटरनेट. डिफिकल्ट टू कंट्रोल. क्यों डिफिकल्ट टू कंट्रोल? क्यों है? इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी. क्यों है सिक्योरिटी? क्योंकि एक बार ये कुछ चीज अपलोड हो गई तो फिर. restrictions on availability, sometimes server down. बाल की खाल निकाले हैं यहाँ पर. Okay, so advantages and disadvantages not that much important. Okay, now the next question is types of cloud. Very important, very 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 important. And मैं बोल रही हूँ कि very interesting as well. अभी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है. आई थिंक आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा. शुरू करें? ओके, गाना सुना है आपने? शाह चल ले, शाह चल ले, शाह चल ले, शाह चल ले. नहीं सुना? शाह चल ले, शाह चल ले, शाह चल ले, शाह चल ले. नहीं सुना? अरे रे. तो शौचालय समझते हो? यानी कि वॉशरूम्स. अब वॉशरूम तो आपने इस्तेमाल करा ही होगा, राइट? तो देखो, व्हाट्स हर नेम? हाँ, सिद्धि. तो सिद्धि के पास घर में रूम होगा जिसमें बैठ के पढ़ाई करती होगी, सोती होगी, और उस रूम से ही अटैच्ड एक वॉशरूम होगा. ठीक है. सो सिद्धि, ये वॉशरूम आपको कैसे मिला? रूम से अटैच मिला. क्या मैं इसको प्राइवेट वॉशरूम बोल सकती हूँ?
कि जिसका रूम उसी का वॉशरूम। तो सिद्धि ने अपने रूम के बगल में ये वॉशरूम जो बनवाया या बना बनाया उसको मिला, इसकी एक्सेसिबिलिटी किसको? सिद्धि को। जिसका ये वॉशरूम है, जिसका ये रूम है, उसका ये वॉशरूम है। अच्छा, अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। मोस्ट सिक्योर वॉशरूम इन द वर्ल्ड इज द प्राइवेट वॉशरूम, राइट। बात करते हैं मेंटेनेंस की, खर्चा पानी लगेगा ना उसको मेंटेन करने का, साफ सफाई करने का। अब मेंटेनेंस की बात करते हैं। जब ये वॉशरूम है ही सिद्धि का, तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी? सिद्धि की। अब सिद्धि खुद मेंटेन करे, किसी और से मेंटेन कराए, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस करे, वो उसकी मर्जी। बोलो हाँ कि ना? सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, what are the advantages with respect to the private washrooms? Security, okay. Accessibility, आपके पास आपकी accessibility, okay. और मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है, ओके। आप खुद भी कर सकते हो, थर्ड पार्टी कर सकते हो, ओके। हाँ, एडवांटेज तो नहीं है ये, खर्चा लगेगा ना इसमें, तो डिसएडवांटेज हो गया। क्या ये वाली बात बहुत डिफिकल्टी समझनी? नहीं, बस अब इसको वॉशरूम की जगह प्राइवेट क्लाउड में कन्वर्ट कर दो। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड इज प्राइवेट क्लाउड, और यू कैन से द इंटरनल क्लाउड। जो आपने घर में वॉशरूम है ना, वॉशरूम सोच के ये पूरा आंसर करना है, पूरा। सिद्धि, काइंडली रीड द मीनिंग। ओ, हमें तो पता ही नहीं था, बताओ ये कोई याद करने की बात है? नहीं। रिसाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज। उसके नेक्स्ट, जिसका वॉशरूम एक्सक्लूसिवली उसके यूसेज के लिए। याद हो गया? चलो, अब क्या करना है, ऊपर से ही ना जो प्लस वाली चीजें हैं वो हम एडवांटेज में ले जाएंगे, जो माइनस वाली चीजें हैं वो कहां ले जाएंगे? डिसएडवांटेज है। बट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ना, तो इसको रीड कर लेते हैं, फिर पूरे को लेके चलेंगे, और फिर प्लस वाली चीजें यहां पर और माइनस वाली चीजें यहां पर। कैरेक्टरिस्टिक्स रीड कर दो सिद्धि। चाबी हमारे पास है, जब मन चाहेगा जाएंगे, जब मन चाहेगा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल कंट्रोल हमारा है। नेक्स्ट, अभी एसएल आपको समझ में नहीं आएगा, इसको होल्ड पे करते हैं तो समझते हैं। आइए, एसएलए क्या होता है? एसएलए फुल फॉर्म गिवन है, लिख लीजिए मार्जिन पर, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सर्विस लेवल अग्रीमेंट। नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड अग्रीमेंट? ठीक है, आप समझो सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जैसे मान लो ये ना एसी चल रहा है, ठीक है, तो जैसे ये एसी है ना, मैंने एसी ना भाड़े पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? अगर इसकी गैस लीक हो गई तो वो बंदा अपने पैसों से गैस भर के जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो ये क्या है? सर्विस लेवल अग्रीमेंट। अब ये जो मेरा एसी है ये मेरा है, मतलब रेंट पे नहीं है। अब इसकी गैस खत्म हो गई, मैं नहीं भरवा रही, होता है ना, वी बिकम लेजी। सिमिलरली मेरा खुद का वॉशरूम है, मैं नहीं ले रही मेंटेनेंस का ठेका। बात समझ आई? अगर मैं किसी और का यूज कर रही होती वॉशरूम तो मेरे को कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती, बट मेरा वॉशरूम, मेरा कमरा, मेरी मर्जी। सो अब यहां पर एसएलए आता है कि वीक क्यों है? क्योंकि द सर्विस प्रोवाइडर and the service recipient both are same, and whenever the service provider and service recipient are same, that the level of the agreement would be very weak in nature. मान लो मेरे को मेहंदी लगानी है अपने हाथ पर, मुझे लगानी है और मेरे लिए लगानी है, तो क्या होगा? मैं अच्छी भी लगा लूं, खराब भी लगा लूं, क्या ही फर्क पड़ता है। बट यहां पर उसने क्या बोला? दैट लुकिंग टूवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, it is we have observed that we have weak SLAs, यानी कि हम जो है अच्छे लेवल की सर्विसेज जो है वो नहीं रखते हैं। Is that clear?
अब देखो, जो आपने अभी तक पढ़ा ना, उसमें से प्लस पॉइंट कहाँ चले जाएंगे? एडवांटेज पर। और माइनस पॉइंट कहाँ चले जाएंगे? डिसएडवांटेजेस पर। जरा खुद रीड करके देखो। ठीक है, इजी सिंपल। चलो अब देखो, आ जाओ वापस। शौचालय 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 शौचालय। ओके, अब बात करेंगे बेटा पब्लिक क्लाउड की, यानी कि पब्लिक वॉशरूम। अब पब्लिक वॉशरूम यानी कि एग्जाम्पल मेट्रो के नीचे नहीं बने होते हैं या मेट्रो के अंदर बने होते हैं, क्या करते हैं? पैसे देते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। पे पर यूज, पे पर यूज। तीन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे हमने यहां पर करी थी। मुझे बताओ, सिक्योरिटी पब्लिक वॉशरूम के अंदर नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, मेंटेनेंस के बारे में तो बात करो। क्या मुझे बात करने की जरूरत है? मेंटेनेंस का की जिम्मेदारी किसकी होगी? सर्विस प्रोवाइडर की होगी, मेरी नहीं होगी, है ना। ना मुझे टेंशन लेनी, जब मैंने पैसा दे दिया तो जिसका वो क्लाउड है वो करेगा मैनेज, हमें वो नहीं करना। अच्छा, अब बात करते हैं कि यूजर्स। यूजर्स कौन कौन होंगे? तो पब्लिक वॉशरूम के यूजर्स कितने सारे होते हैं ना, बहुत सारे, यानी कि पब्लिक पूरी। वहां पे यूजर कौन था? ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर कौन है? पब्लिक। और can I say that? Can I say that we have multi tenancy? रेंट पे भी तो यही होता है, एक इंसान आता है, एक दो महीने 100 साल के पैसे दे के जाता है, यूज करता है, चला जाता है। वॉशरूम भी तो ऐसा ही है, आया 5 रुपए दिए, चला गया। मल्टी टेनेंसी है कि नहीं है? कुछ फीचर्स दिख रहे हैं आपको? कितना आसान हो गया ना वॉशरूम से। बस एग्जाम में बैठ के तुम्हें वॉशरूम याद करना है, और ये ट्रिक किसी को नहीं बतानी बेटा, बता रही हूं मैं, ठीक है। चलो, पब्लिक क्लाउड। सिद्धि, ओवर टू यू, प्लीज रीड। हाँ, छोटी बच्ची हो क्या? चलो, ओके, यस। बोलो, समझ में आया? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। अब तो इजी है। चलो नेक्स्ट। आप सुनो ध्यान से, टेनेंसी बहुत सारे होते हैं। अब देखो, क्लाउड जो है ना बेटा, वो कोई पेन की तरह नहीं है कि बंदा खरीद ले और जो है ना चला ले। क्लाउड खरीदना इज अ वेरी वेरी बिग इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या होता है, लोग ना मिलके खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा सा, अंबानी ने पैसे लगा दिए, समझ रहे हो, ऐसे मिलकर जो है वो क्लाउड खरीदा जाता है। तो क्या बोला है मालिक, एक नहीं 1000, क्योंकि वो क्लाउड जो है एक बंदा नहीं खरीदा। अगर एक बंदा खरीदता तो कौन सा बन जाता? प्राइवेट बन जाता। ओके नेक्स्ट। बोलो हाँ कि ना। ओके नेक्स्ट। राइट, कोई दिक्कत? पेपर यूज बेसिस, याद रहेगा, पेपर यूज तो 5 रुपए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाईली स्केलेबल, जीमेल इज अ गुड एग्जांपल, दिस इज अ पब्लिक क्लाउड। जीमेल पे जो आप अपना डेटा रख रहे हो, दैट इज अ पब्लिक क्लाउड। हाईली स्केलेबल, 15 GB से ऊपर लेके जा सकते हो, 15 GB से कम कर सकते हो, जब आपकी मर्जी हो, जैसे आपकी चॉइस हो। नेक्स्ट। अफोर्डेबल है, प्राइवेट क्लाउड अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं था, ये अफोर्डेबल है। लेस सिक्योर्ड क्यों है? आपने खुद ही सोच लो। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। स्ट्रेंजेंट यानी कि अच्छे, यानी कि स्ट्रॉन्ग। अगर आपको कोई और वर्ड लिखना हो तो आप स्ट्रॉन्ग वर्ड लिख के आ सकते हो। मार्क करो, एमसीक्यू। एमसीक्यू। प्राइवेट क्लाउड के एसएलए कैसे? वीक, वीक। और पब्लिक के स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड याद करने की कोशिश करो, वैसे एग्जाम में स्ट्रिंजेंट वर्ड देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग एसएलएस। स्ट्रॉन्ग क्यों? प्रोवाइडर और एनसीपी अलग अलग है। भैया यहाँ से खराब पड़ रहा है वॉशरूम साफ करके, और देखो पैसे दे रहे हैं तब भी आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो, लाइक दैट। अब क्या करना है? प्लस पॉइंट यहाँ पर, माइनस पॉइंट यहाँ पर। चलिए रीड कीजिए सेल्फ में फटाफट।
पढ़ लिया, इजी सिंपल, चले आगे। नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लाउड। सोचो क्या होता होगा, मिक्स। जैसे आ जाओ, घर घर में जो बेडरूम था सिद्धि का, उससे अटैच जो वॉशरूम हो तो प्राइवेट हो गया, घर के बाहर जो था वो पब्लिक हो गया। बट मान लो इसके घर में ना कोई मेहमान आते रहते हैं या बाहर के लोग आते जाते रहते हैं, तो देखा आपने एक अलग से वॉशरूम दे रखा होता है। सो दैट इज व्हाट, हाइब्रिड। प्राइवेट के अंदर ही थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा स्पेस किसको दे दिया, पब्लिक को। क्या बन गया, हाइब्रिड। बात समझ आई, सिंपल इजी ब्रिजी। तो हाइब्रिड इज इक्वल टू पब्लिक प्लस प्राइवेट। रीड करो सिद्धि, इजी। आगे चलो, a vendor has a private cloud and public cloud provider, or it can be vice versa also. बात समझ आई। नेक्स्ट, स्केलेबल। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, तो ये आधे कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइवेट से उठाएगा, आधे प्राइवेट से उठाएगा, बस। और क्या कर देगा, कॉम्बाइन कर देगा। फिर कुछ एडवांटेज उठा लेगा, कुछ डिसएडवांटेज उठा, यही करने वाला है। पढ़ो, स्केलेबल कहां से उठाया है इसने, बताओ। लिखो यहां पर पब्लिक से। नेक्स्ट, पार्शली क्यों बोला, क्योंकि प्राइवेट में छोटा पार्ट तो पब्लिक का है ना, तो पार्शली सिक्योर हो गया। नेक्स्ट, कहां से उठाया, पब्लिक से उठाया। ये आपको एग्जाम में ब्रैकेट में देना पड़ेगा कि आप क्या मान के लिख रहे हो यहां पर स्ट्रिंजेंट एसएलए। ठीक है, मैंने लिखा है ना, पर आपको भी लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेज। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि चाहे प्राइवेट के अंदर पब्लिक हो, चाहे पब्लिक के अंदर प्राइवेट हो, तो मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कौन किसका एरिया कैसा है, बहुत दिक्कत हो जाती है। अब एडवांटेजेस पे आ जाओ और सेल्फ पढ़ो। कोई पॉइंट ऐसा है डिस्कस करने वाला तो मुझे बता दो। अब आपका ये होमवर्क है, चलो पहले पढ़ लो फिर बताऊंगी। पढ़ लिया, ओके। कम्युनिटी क्लाउड कर लेते हैं, फिर होमवर्क बताती हूँ। कम्युनिटी क्लाउड, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हम शौचालय से जा रहे हैं बेटा पार्क पे, पार्क, ओके। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड सोसाइटी? हम कहाँ रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, देखा है, सुना है, सोसाइटी। तो अब सोसाइटी में क्या होता है, आजकल सोसाइटी में देते हैं जिमिंग की फैसिलिटी देते हैं, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी देते हैं, पूलिंग होते हैं वहां पर। तो क्या होता है कि वहां पर ये बोलते हैं कि भाई देखो, मान लो ये सारी फैसिलिटीज जो हम दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपको इतना भी अनसिक्योर्ड होने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर जाएं, और इतना भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कि ये तीनों चीजें आप खुद ओन करें। तो एक बीच का रास्ता क्या आया, सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी बनाते हैं, आप क्या देंगे, मेंटेनेंस चार्जेस। आपने 10,000 रुपीज पर मंथ दिया, आपको जिम की फैसिलिटी मिलेगी, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिलेगी, पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी, एक हॉल भी होगा, हॉल की फैसिलिटी मिलेगी। आपके घर में कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट रहेगा, पार्किंग की फंक्शनलिटी रहेगी। ये सारी फंक्शनलिटी आपको 10,000 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट पर मिलेगी। बट किसको मिलेगी, जो सोसाइटी का पार्ट होगा, जो सोसाइटी का पार्ट होगा। सो अगर मान लो मैं कहती हूं दिस इज सोसाइटी, एंड सोसाइटी में लेट सपोज देयर आर 3 बिल्डिंग्स, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी एंड बिल्डिंग सी। तीनों बिल्डिंग का सब कुछ क्या हो गया, कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। तो 3 टावर्स, टावर सुना होगा वर्ड, 3 टावर का मिला के मैंने एक चीज कॉमन कर दी। अब सोचो, ना तो सुना, ना तो ये लोग डिप्राइव्ड है कि इन्हें कुछ मिल नहीं रहा, इन्हें सब कुछ मिल रहा है, बट ना इनके ऊपर इतना बर्डन है कि इनको पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर एक आदमी को जिम, पूल, पार्किंग, पार्क, होटल सब कुछ खुद बनाना पड़े, कितने सारे रुपए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बट हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट लाया
अब हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द वर्ड कम्युनिटी क्लाउड। सोसाइटी यानी कि कम्युनिटी, क्या बन गया, कम्युनिटी क्लाउड। यानी कि अब क्या होता है रियल लाइफ के अंदर, अब मैं आपको दिखाती हूँ रियल लाइफ में क्या होता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2, जैसे मान लो ये है ABC एंड कंपनी, ये है XYZ एंड कंपनी। कहते हैं यार हमें ना प्राइवेट क्लाउड चाहिए, प्राइवेट क्लाउड चाहिए। प्राइवेट क्लाउड कोई सस्ता थोड़ी आता है, तो इन्होंने क्या किया, कहते हैं हम मिल करके क्लाउड ले लेते हैं। अच्छा, अब इससे ये होगा कि सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली, कि भाई अगर हम अपना सामान जो अपना डेटा जो है पब्लिक क्लाउड पे रखेंगे तो उसकी सिक्योरिटी तो बहुत कम है, तो सिक्योरिटी हमें ज्यादा मिल जाएगी। बट 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 ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको प्राइवेट क्लाउड से कंपेयर करूंगी तो मुझे नेगेटिव नजर आएगा कि बताओ ऑर्गेनाइजेशन 2 के साथ भी शेयर करना पड़ेगा डेटा। इज दैट क्लियर? तो जब एडवांटेज लिखेंगे तो पब्लिक से कंपेयर कर लीजिए, जब डिसएडवांटेज लिखेंगे तो प्राइवेट से कंपेयर कर लीजिए, हो गया काम खत्म। सो कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे कम टुगेदर एंड देन दे परचेज अ क्लाउड। पढ़े इसको, आओ। कम्युनिटी क्लाउड, सिद्धि होल्ड। नाउ for exclusive use of the organization, it is equal to private cloud. For exclusive use for the community, it is the community cloud. बात समझ आई? ये एक वर्ड से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। लिख दीजिए बेटा इस पे MCQ। नेक्स्ट, मैनेज्ड बाय, क्योंकि जस्ट एज प्राइवेट हमारी। नेक्स्ट, कोई दिक्कत? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ABCD, डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस 10,000 सब लोग देंगे कि नहीं देंगे? चलो नेक्स्ट, क्यों है? प्राइवेट के कंपैरिजन में कम सिक्योर और पब्लिक के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर। नेक्स्ट, बताने की जरूरत है नहीं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद पढ़ो फटाफट और खत्म करो इसको। हाइब्रिड में तो ये प्राइवेट था, ये प्राइवेट था, उसका एक पोर्शन हमने पब्लिक कर दिया, ये तो हाइब्रिड हो गया। और कम्युनिटी में क्या है, A+B+C मिलकर एक क्लाउड ले रहे हैं, दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। पढ़ लिया? इजी सिंपल, बहुत डिफिकल्ट है? शौचालय याद रखेंगे और पार्क याद रखेंगे, उससे सब चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाओ जरा फर्स्ट पेज पर, वो जो मैंने 2 स्टार मार्क लगवाए थे ना जब हम उसको पढ़ रहे थे क्लाउड की मीनिंग को, ये देखो यहाँ पर, विदाउट वरिंग अबाउट एनी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज। तो वो कब होगा, कौन से क्लाउड में होगा कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं मेंटेनेंस की? पब्लिक। यानी कि दिस कॉन्सेप्ट, वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू लर्न, यू रेड हियर वॉज टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल टेकिंग द पब्लिक क्लाउड। ओके, नेक्स्ट एक और स्टार मार्क कराया था, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि शेयर्ड रिसोर्सेज, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगेन द क्लाउड इज नॉट एट ऑल अ प्राइवेट cloud, not at all a private cloud, not at all a hybrid cloud. It might be common infrastructure can be the part of community cloud or the public cloud. So क्या हम कह सकते हैं कि क्लाउड के बारे में जो भी पढ़ा that was in relation to the public cloud? Definitely yes. तो अगर आप क्लाउड के बारे में कभी भी कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, एडवांटेज भी लिखते हैं, डिसएडवांटेज भी करके बना के लिखते हैं, तो पब्लिक क्लाउड को सोच के लिखिएगा, सही लिख दोगे आप आंसर सारा का सारा, क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में भी तो पब्लिक क्लाउड यूज करते हैं ना, that's why. Okay,
अब यहां पर देखो कितने पॉइंट्स थे, 6। कौन कौन से कर लिए अपन लोगों ने? बहुत सारे। ये कर लिया, ये कर लिया, ये होमवर्क था, ये कर लिया। अभी 2 बचते हैं, अपन ये वाले कर रहे हैं और उसके बाद आपको ब्रेक दे दूंगी, ठीक है? पर्टिनेंट इश्यूज, क्या लिखा है? अमेंडेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्टिनेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्टिनेंट? पर्टिनेंट का मतलब आएंगे ही आएंगे। पर्टिनेंट इनहेरेंट लिमिटेशंस जैसे होती है ना, पर्टिनेंट इश्यूज भी वही होते हैं, यानी कि ये आएंगे ही आएंगे। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को यूज करोगे तो ये इश्यूज मैक्सिमम टाइम्स आपको आएंगे ही आएंगे। क्या इतनी बात समझ आया? खाली इशू वर्ड बोलूं तो भी तो यही है ना, व्हाट आर द इश्यूज इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इश्यूज हैं। पर्टिनेंट का मतलब ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ओके, अब ध्यान से सबसे पहले ये वाला करेंगे, सिक्योरिटी इश्यूज। क्या ये इश्यूज हैं? क्या ये इश्यूज हैं? थिंक ऑफ अ पब्लिक क्लाउड एंड टेल मी, है इश्यूज? चलिए रीड कर लेते हैं। द इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इशू द क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या है? डेटा माइट नॉट बी trustworthy, risk of malicious insider attacks in the cloud। malicious यानी malicious attacks यानी कि ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई अटैक जिससे कि सिस्टम में वायरस आ जाए, इज अ malicious attack। फेलिंग ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज फेल कर सकती है। कभी भी कोई भी आपका चीज अभी सिक्योर है, कल को वो अनसिक्योर हो सकता है। मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, यहां पर भी आप जो आपने हेडिंग्स हैं वो अच्छे से करनी है। अंदर का कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देख लीजिए ऊपर हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट ओन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बताने जा रही हूं, टिपिकल है थोड़ा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर देर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। फर्स्ट इज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, सेकंड इज क्लाउड बेस्ड। अब थोड़ा हायर लेवल के लेके जा रही हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं ना टेली यूज कर रही हूं, मैंने कहा मैं ना टेली यूज कर रही हूं, तो ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर टेली इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड है। डेटा भी कहां सेव हो रहा है? सिस्टम के अंदर। अब मुझे ना दिक्कत है, क्योंकि एक डिसएडवांटेज है इसके साथ। जो इंस्टॉल्ड एप्स होती है उसके साथ क्या डिसएडवांटेज है? एक्सेसिबिलिटी 24/7 नहीं है। ये डिसएडवांटेज मुझे चाहिए कि नहीं, मैं 24/7 इसको एक्सेस कर सकूं। तो मैंने कहा भैया एक बात मुझे बताओ, जो टेली है, ध्यान सुनिएगा, जो ये टेली है जो कि अभी तक इंस्टॉल्ड ऐप थी, क्यों ना इसका जो डेटा है वो क्लाउड बेस्ड कर दिया जाए। तो एक इंस्टॉल्ड ऐप को मैं क्लाउड बेस्ड ऐप में कन्वर्ट कर सकती हूं, हाँ या ना? बस बट अब सुनो, जैसे ही मैं एक ऐप को, एक सॉफ्टवेयर को जो अभी तक इंस्टॉल्ड था ना मेरे फोन में, उसको मैं क्लाउड पे लेके जाती हूँ, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम की जो स्टोरेज बिहेवियर होता है ना वो अलग होता है, क्लाउड का स्टोरेज बिहेवियर अलग होता है। तो स्टोरेज बिहेवियर की डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, कभी कभी ऐप में ग्लिचेस आ जाते हैं, या ऐप में जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। बात समझ आई? आप एक काम करके देखो, आप जब नया मोबाइल फोन लेते हो, पुराने मोबाइल फोन से जब डेटा ट्रांसफर करते हो, तो क्या कोई दिक्कत आती है डेटा ट्रांसफर करने में? वो जो सीक्वेंस होता है वो मेंटेन रहता है? कई बारी छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? कॉन्टैक्ट्स कितना ही कर लो, कोई भी दिक्कत आती कि नहीं आती है? बस सेम ऐसा सोचो आप लोग। तो ये दिक्कत आती है, इसी दिक्कत को वो क्या कह रहा है यहाँ पर बता रहा है। क्या कह रहा है वो दिक्कत के लिए? अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर।
जो मैं पढ़ रही हूँ ध्यान से पढ़ो। एन एप्लीकेशन मे परफॉर्म वेल, यानी कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है जब वो इंटरनल डेटा सेंटर पे है, लिखो यहाँ पर एज एन इंस्टॉल्ड ऐप जब वो है, तो हो सकता है वो ऐप बहुत अच्छे से चल रही हो, बट हो सकता है जैसे ही हमने उसको क्लाउड पे ट्रांसफर किया वो उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, या उतने अच्छे तरीके से उसका बिहेवियर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी, अब ध्यान से सुनना, मैंने अब शिफ्ट कर लिया क्लाउड पे, ठीक है। अब मैं कहती हूं क्लाउड भी तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे गूगल ड्राइव क्लाउड है, आई क्लाउड है, मैंने ले लिया, ये एंड्रॉइड का मान लो और ये आईओएस का मान लो, ठीक है। आपके एग्जाम्पल्स आपको समझाती हूँ, ये एक क्लाउड है, ये एक क्लाउड है, तो आपको नहीं लगता कि जब ये दो अलग क्लाउड हैं तो इन दोनों का अलग नेचर होगा? डेफिनेटली यस, इन दोनों का नेचर अलग है, और इन दोनों के मालिक भी तो अलग है, तो नेचर क्यों नहीं अलग होगा? डेफिनेटली अलग होगा। सो अगर आप फ्रॉम वन क्लाउड ट्रांसफर करते हैं अपने डेटा को टू अनदर क्लाउड, इट इज एज सेम एज ट्रांसफरिंग योर डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड फोन टू आईओएस और आईओएस टू एंड्रॉइड। कभी किसी ने किया है? एनीवन हियर जो आईफोन यूजर हो? नो वन इज एन आईफोन यूजर। सो करके कभी देखना, किसी से पूछना, उसको बोलना कि सुना होगा आपने ये वाली बात कि एक बार कोई आईफोन यूज कर लेता है तो यूज कर ही लेता है, फिर वो आईफोन से हिलता नहीं है। सुनिए आपने डायलॉग? हाँ, वो क्यों होता है पता है? क्योंकि ना ये जो क्लाउड है ना, इस क्लाउड से एंड्रॉइड में ले जाना, भाई साहब, मतलब near to impossible. Only you will require a tech person with you, then only you can do it. I'm a tech person, still I don't have like any Apple device. I don't have iPad, I don't have MacBook, don't have anything. I had the iPhone, 2 महीने चलाया, अभी उसको बंद करके रखा हुआ है। I don't use it. हाँ, समटाइम्स कभी कभी मीटिंग होती है ना बड़ी बड़ी, तो मैं उसे ओपन कर लेती हूँ, चार्ज कर लेती हूँ, फिर जाके टेबल पे रख देती हूँ, है मेरे पे, मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि एक बार आप इसकी आदत पड़ गई ना, आप वापस इस पे शिफ्ट नहीं हो सकते। और बहुत सारे, वैसे तो आईफोन के, आईओएस के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, कनेक्टिविटी इशू है, कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम होती है, एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत प्रॉब्लम होती है, देयर आर सो मेनी पेड एप्लीकेशंस। इसीलिए आई डू नॉट यूज आईपैड, मैकबुक, I use Surface. Have you heard about Surface? Have you heard about Surface? Not that. Oh my God. Nahi. So you must have heard about the various laptops like Dell का लैपटॉप्स आते हैं, Asus के लैपटॉप्स आते हैं, HP के लैपटॉप्स आते हैं, सुना है? टैबलेट्स भी, यू पीपल अंडरस्टैंड। सो ऐसी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, सुना है? सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या दिया मेजरली हमें? विंडोज, यस। सो इसी कंपनी ने अपना लैपटॉप कह सकते हैं वो लॉन्च किया है, और सरफेस, उसको हम बोलते हैं सरफेस। सो माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस आते हैं। तो कभी भी कोई भी इंसान मार्केट में जाता है लैपटॉप लेने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? एचपी के दिखा दो, डेल के दिखा दो, आसूस के दिखा दो, बट आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस। इसकी स्क्रीन टच स्क्रीन रहता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, पूरा टच पेन सब कुछ रहता है इसके साथ में। एक बार मैं लेके भी आई थी यहाँ पर, बट मैं तुम्हें दिखाया नहीं, अगली बार कभी लाऊंगी तो दिखाऊंगी। और इट इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट टू द लाइक एप्पल के डिवाइसेस। इफ यू आर नॉट यूजिंग आईपैड, Surface Pro is the ultimate thing as a substitute. So if I want, so as you know Microsoft ने Windows दिया, now if I want the level of the iPad but I don't want to go with the iOS, do I have any option? This is the option. The quality is almost the same. So लोग क्या करते हैं, आई हैव सीन इवन द फैकल्टीज, वो उन लोग के पास में आईपैड होगा या मैकबुक होगी, एयर लैपटॉप्स होंगे, उन्होंने अपना विंडोज जो है वो
इंस्टॉल कर रखा होगा। कोई फायदा नहीं है ना, मतलब दिखाने के लिए सब कुछ तो ऊपर से है, बट यूजर आप यूज क्या कर रहे हो, विंडोज। तो वो क्या करते हैं, पायरेटेड वर्जन डाल लेते हैं विंडोज का, एंड देन दे यूज, बिकॉज यूजिंग द आई डिवाइसेस इज नॉट दैट इजी। तो 3 पॉइंट याद करें हमने बेटा अभी तक। सबसे पहला क्या है, सिक्योरिटी। आप खुद ही सोचो, पब्लिक क्लाउड में सबसे पहला कंसर्न क्या होता है, सिक्योरिटी का। फिर सेकंड कंसर्न कौन सा वाला होता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी कि फ्रॉम इंस्टॉल्ड ऐप टू क्लाउड बेस्ड ऐप। अब क्लाउड में भी फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, क्या बोला, इंटर ऑपरेबिलिटी। क्या इतनी बात समझ आई? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेश होल्ड पॉलिसी। थ्रेश होल्ड पॉलिसी, थ्रेश होल्ड पॉलिसी। सो आपको याद है SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसी के रिलेशन में है वो। ये कहता है कई बार ना पॉलिसीज डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर SLA। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, SLA यानी अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है ही नहीं। क्या हो रहा है, क्लाउड इज अ सर्विस प्रोवाइडर, you are the service recipient. So if you are the service recipient and they are the provider, you are entering into the agreement. When you enter into the agreement, जब आप अपनी Gmail की ID लॉगिन करते थे तब आप agreement में enter कर जाते हैं। अब जैसे ही आप agreement में enter कर रहे हैं, that point of time agreement में आप enter कर रहे हैं, आपने टिक मार्क I agree कर लिया, उनकी terms and conditions टिक मार्क कर ली, बट क्या ये जो एग्रीमेंट आपने भी साइन किया, क्या ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है? क्या हर एक जना आपसे यही साइन कराएगा? नहीं, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर दिस एग्रीमेंट, therefore there is no threshold policy. There may be services not documented in SLA that customer may be requiring in the future. That means there would be any kind of, there may be any kind of discrepancies कि हम ये देंगे, हम ये नहीं देंगे। एज सेम एज मैं ये एसी लेने के लिए जाती हूँ, मैं एसी लेने के लिए जाती हूँ, अगेन देयर इज एन काइंड ऑफ एग्रीमेंट कि मैं परचेस कर रही हूँ, वो सेल कर रहा है, ठीक है। अब उसने मेरे को बोला कि मैम आप जो है ना उसको EMI पे खरीद लीजिए, जीरो कॉस्ट है। मैंने कहा ठीक है चलो EMI पे, बट बाद में बोलता कि मैम फाइलिंग चार्जेस लगेंगे 800 रुपए। अब क्या करे, क्या करे, बात समझ आई? सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, देर आर सर्टेन क्लाउड्स जिसमें कि पॉलिसीज जो होती है ना विद रेस्पेक्ट टू योर डेटा, वो ये रहती है कि अगर आप डेटा हमारे क्लाउड पे सेव करते हैं तो हम उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर उस पर आई एग्री करके चले आए, आपको तो पता ही नहीं था, फिर बाद में पता चलता है कि ओ आई एग्री, ओ बात समझ आई? तो देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट कि ये फॉर्मेट मैं आपको दे दूं कि भाई क्लाउड की सर्विस अगर आपको यूज करनी है तो ये एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। लोग अपन जिसका क्लाउड होता है आप इस्तेमाल करो, वो अपने लेवल से एग्रीमेंट बनाता है। एज सेम एज जैसे घर के एग्रीमेंट्स बनते हैं, क्या उसके अंदर क्लॉजेस हम चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जब रेंट एग्रीमेंट बनता है क्लॉजेस चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। वो आपको कुछ भी बोल सकता है कि इस 11 महीने के बाद आपका एडवांस है, ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आपने घर को जो है सबलेट किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, आपने घर पे किसी लड़के को बुलाया तो मैं ऐसा कर दूंगा। बहुत कुछ सारे क्लॉज लिखे होते हैं, ऐसी क्लॉज इनके अंदर लिखे होते हैं। सो देयर इज नो थ्रेशोल्ड पॉलिसी, कोई एक चीज नहीं है जो कि फॉलो की जा रही है, नो स्टैंडर्डाइजेशन। क्या इतनी बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट इज द हिडन कॉस्ट। Hidden cost, hidden you understand, which is not open, yes, chupi cost. So there may be the hidden cost including the network charges for the storage and database application for the users. कभी कभी क्या होता है, कोई ऐप आप डाउनलोड करते हो, समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता, कभी कभी कोई गेम आप खेलते हो उस पे, या चलो टीवी का एग्जांपल लेते हैं। टीवी में ना अगर आपने डिश टीवी लगाया होगा या जो भी टीवी आपने लगाया होगा, उसके अंदर जो सेट टॉप बॉक्स होता है आपको मिलता है, आप चैनल्स जो हैं वो ऊपर नीचे करते हैं। देयर आर सर्टेन चैनल्स जिसके लिए आपने पे नहीं किया होता, बट आपको ऑप्शन आता है वहीं पर ही पे करने का, फिर आप पे करके उस चैनल को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, है ना। सेम गोज हियर ऑल्सो। सो अभी तो आप छोटे बच्चे हो, आप तो सिर्फ 1-2 फैसिलिटी यूज कर रहे हो क्लाउड की, सारी फैसिलिटी तो यूज नहीं कर रहे, बट देयर आर मेनी फैसिलिटीज जहां पर ना हिडन चार्जेस रहते हैं,
ओके एंड फिर आपको बाद में पता चलता है कि ओ इसके भी चार्ज थे, ओ इसके भी चार्ज थे, लाइक दैट. सो दैट इज अ हिडन कॉस्ट. लास्ट इज अ लीगल इश्यूज. नाउ लीगल इश्यूज क्यों है? लीगल इश्यूज क्यों है? सुनना ध्यान से. मेरा सर्वर अमेरिका में, डेटा कहां गया मेरा? अमेरिका में. डेटा है किसका? इंडियन का. कहां पर है? अमेरिका के. दो कंट्री के लॉज लग गए. अब अगर मान लो अमेरिका बोलो जो सामान यहां रखा है उस पर मेरा अधिकार, तो सामान में तो मेरा सामान भी आ गया जो डेटा मेरा रखा है. सो सिंस द लॉज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड सो आर द लीगल एंड द सिक्योरिटी इश्यूज. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ओके. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो ये आप दे रखे हैं, ये आपकी मर्जी है, आपने करने करिए, नहीं करने मत करिए, मैं करवा रही हूं. ठीक है. नेक्स्ट इज बग्स इन द सिस्टम. बग्स, यू अंडरस्टैंड? bugs, errors. Removing errors in these very challenging. कि अगर क्लाउड में कोई एरर आ जाए तो उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड. ध्यान से मेरी बात सुनना. ये ना मिस्टर ए है. मिस्टर ए कौन है बेटा? ये एक ऐप डेवलपर है. ये क्या है बेटा? ऐप डेवलपर. क्या इसको जो सामान चाहिए, टूल्स वगैरह, क्या वो क्लाउड पे नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं. इसको जो टूल्स चाहिए होंगे वो उसको मिल सकते हैं. बट क्या वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं? नहीं. देयर लाइज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी इन टूल्स के साथ में. इतने आसानी से टूल्स नहीं मिलते हैं. एंड the project manager must upgrade the app frequently and ensure the app development process are flexible enough to keep up with the changes or the updations. यानी कि वो कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको बार बार अपनी ऐप को जो वो बना रहा है उसको अपडेट करना पड़ता है. नए टूल्स कुछ आ जाते हैं उससे अपडेट करना पड़ता है. तो यहाँ पर जो सारी बातें की गई है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है, ऐप डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपकी डिस्क्रिप्शन है, ये वाला पॉइंट पढ़ना है पढ़िएगा, नहीं पढ़ना मत पढ़िएगा. ये वाला पॉइंट और कब क्लियर होगा? जब हमारा एक टॉपिक है ना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स. जब हम उसमें पास पढ़ लेंगे ना, PAAS पास, वो पढ़ लेंगे ना, फिर आपको ये पॉइंट और थोड़ा क्लियर हो सकता है. ठीक है. तो इस पॉइंट को एज अ नाउ हम होल्ड पे रख रहे हैं. वी आर डन विद ऑल अदर पॉइंट्स. आपके पास काफी पॉइंट्स एग्जाम के लिए, बट अगर आप ये पॉइंट करना चाहते हैं तो जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स करा दूंगी तब मैं आपको अंडरस्टैंड करा सकती हूँ ये ऐप डेवलपर कैसे काम करता है, ये टूल्स कैसे लेता है, ये कॉम्प्लेक्स है तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, अपडेशन के बारे में बात करिए. वो सारी चीजें किस में आएंगी? क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स में आएंगी. तब जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. ठीक है. अभी के लिए इसको होल्ड पे रख देंगे. अरे भैया चलो ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग. इन द नेक्स्ट क्लास हम सर्विस मॉडल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं करेंगे.